हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता है क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी में शुरुआत करते हैं। तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 11 थर्मोडायनेमिक्स के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वाले वीडियो के ऊपर अपन आ चुके हैं, जिसको आप लोग प्यार से वन शॉट वीडियो भी कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कवर अप करेंगे और बहुत ही कम समय के अंदर। ठीक है, तो बिना समय लगाए ले करके चलते हैं आपको इसके एंट्री स्लाइड के ऊपर, जहां पे बात होती है ऑल अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे आने से पहले एक बार आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि हम बेसिकली कंसर्न्ड है हीट के मोशन के साथ। क्या बोला मैंने कि हम बेसिकली कंसर्न्ड हैं हीट के मोशन के साथ, या टू बी वेरी स्पेसिफिक हीट के ट्रांसफर से हम कंसर्न्ड हैं। ठीक है, तो इसमें ना आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हीट हमेशा, हीट एनर्जी जो है ना, वो हमेशा ट्रैवल करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम अ बॉडी at higher temperature. Heat always travels from a body at higher temperature towards a body at a lower temperature. तो heat always travels from a body at higher temperature to a body at a lower temperature, to a body at a lower temperature. Heat हमेशा ट्रैवल करती है from a body at higher temperature towards a body at a lower temperature. ठीक है, बोलो हाँ कि ना। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब अगर ऐसा होता है ना कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर हो गया है, तो इसका मतलब अब उनके बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। और अगर दो सिस्टम्स के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो फिर उनके बीच में हीट का फ्लो नहीं हो सकता। तो अब अगर हीट का फ्लो रुक गया है ना, तो फिर आप कहते हैं कि सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है। क्या हो गया सर? सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक, इसको अपन लिख देते हैं कि इफ टू सिस्टम्स, अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब फिर ये होता है कि उनके बीच में हीट का फ्लो बिल्कुल नहीं है। तो इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन देयर इज absolutely no transfer of heat. ठीक है, then there is absolutely no transfer of heat between them, then there is absolutely no transfer of heat between them. ठीक है, और इसी कंडीशन को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। लिखा हुआ है अगर दो सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में तो उनके बीच में हीट का ट्रांसफर कतई नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे ख्याल में पूरा फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब जरा आपको इसमें आगे लेकर के चलते हैं, क्या लिखा हुआ है स्लाइड्स पे लिखी हुई चीजों पे। ठीक है, चलिए। Assembly of extremely large number of particles, atoms or molecules is called as a thermodynamical system. ठीक है, और जब भी आपसे कोई बोले ना कि यार what do you mean by thermodynamic system, तो आपके दिमाग में पता है क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में एक बीकर आना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में ऐसा एक कंटेनर आना चाहिए। ठीक है, और उस पर एक पिस्टन लगा हुआ होना चाहिए और ये पिस्टन का हैंडल होना चाहिए और इसके अंदर कोई सी तो भी गैस भरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए सेटअप जब मैं आपके सामने नाम लेता हूं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का। जब मैं आपके सामने नाम लेता हूं किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का, तो ये फिगर अपने दिमाग में एकदम बन जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो असेंबली ऑफ मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। ठीक है, अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को
हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब उसके जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं अगर ये कांस्टेंट रहते हैं, अगर ये चेंज नहीं होते हैं, इसका मतलब सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर चेंज हो रहे हैं इसका मतलब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ। यस, तो अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम जब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एक्सेट्रा, ये अगर कांस्टेंट रहते हैं, दे डू नॉट चेंज विद टाइम, तब अपन कहते हैं कि सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है क्या? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े अब इसमें। ओके सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक अच्छा, एक और चीज कि सर फर्स्ट लॉ सुनते हैं, सेकंड लॉ सुनते हैं, जीरोथ लॉ की बात यहां पे क्यों की जा रही है? देखो बेटा, क्या हुआ था, फर्स्ट लॉ यहां पर भी आया होगा पहले, उसके बाद सेकंड लॉ आया होगा, बट द थिंग इज जैसे कि कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर वाला, जो कि समझ में आया कि यार ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों में ही जरूरी है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसलिए उस वाले लॉ को अब जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन हुआ उसको 1 से पहले का नंबर देना था, तो 0 नाम दे दिया उसको। ठीक है, आई मेरी बात समझ? अब जरा गौर करते हुए चलना। हम ना यहाँ पे बात करेंगे सेपरेशन वॉल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? सेपरेशन वॉल्स के बारे में। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल एक थर्मस है, ठीक है, और उसके अंदर एकदम गरम गरम चाय रखी हुई है। अब क्या होता है ना कि आप थर्मस को जब छूते हो ना, तो दैट इज बेसिकली सेपरेशन वॉल, जो कि चाय को हमारे हाथों से ना सेपरेट कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो सेपरेशन वॉल्स क्या है, दो तरह के होते हैं। एक होता है अपने पास में डायथर्मिक वॉल्स, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में क्या है सर, एडियाबैटिक वॉल्स। तो पहला वाला जो होता है ना वो होता है हमारे पास में सर डायाथर्मिक वॉल्स। ठीक है, तो डायाथर्मिक वॉल्स का मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग वॉल्स। डायाथर्मिक वॉल्स कैसी होती हैं सर? ये होती हैं कंडक्टिंग वॉल्स। जैसे मान ले एक गरम चाय की प्याली हो, और वो किस में हो? वो स्टील वाले ग्लास में हो। तो अगर एक स्टील वाले ग्लास में एकदम गरम गरम चाय रखा हुआ है ना, और अगर तुमने जाकर के उसको छू लिया, तो भाई समझ में आ गया क्या होगा तुम्हारे साथ? तो वो क्या रहा है कि अंदर की जो पूरी हीट है वो बाहर ट्रांसफर हो पा रही है, बिकॉज जो स्टील का जो ग्लास है ना, वो दरअसल सारी की सारी हीट को अलाउ करता है बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर करवाने के लिए। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, तो वो कंडक्टिंग वॉल्स होती है, तो उसको अपन डायथर्मिक वॉल्स भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है अपने पास में एडियाबैटिक वॉल। दूसरा हमारे पास में क्या होता है सर? एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं। तो एडियाबैटिक वॉल्स को हम बेसिकली ना इंसुलेटिंग वॉल्स कहना पसंद करते हैं। एडियाबैटिक वॉल जो होती है ना सर, उसको हम बेसिकली इंसुलेटिंग वॉल्स कहना पसंद करते हैं। उनके बीच में क्या है कि फिर हीट का फ्लो नहीं होता है। आगे मेरी बात समझ? बिल्कुल आगे सर बात समझ में। तो अब जरा गौर करते हुए चलना है। डायथर्मिक वॉल्स ऐसा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और एडियाबैटिक वॉल्स कैसा बनाएंगे सर? एडियाबैटिक वॉल्स में अपन ऐसे कट लगाएंगे, ठीक है, अपन ऐसे बनाएंगे एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स में अपन ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे हीट का फ्लो नहीं हो सकता, यहाँ पे हीट बड़े आराम से फ्लो करेगी, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं अबाउट अ डायथर्मिक वॉल, तो डायथर्मिक वॉल में आप समझें कि हीट का फ्लो जो है वो हो सकता है। कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो हीट का फ्लो हो सकता है, एडियाबैटिक वाले में हीट का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है, इट इज नॉट अलाउड। तो हीट कैन इजीली फ्लो, हीट कैन फ्लो इजीली। और यहाँ पे क्या है एडियाबैटिक वॉल्स में कि फ्लो ऑफ हीट इज रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे क्या है सर? फ्लो ऑफ हीट इज रेस्ट्रिक्टेड। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाली बात तो पूरी क्लियर है कि यहाँ पे जो हीट का फ्लो है ना सर, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो एक बार जरा इसको नोट डाउन कर लो। अब एक बात समझना, दो सिस्टम्स के बीच में अगर हीट फ्लो नहीं कर रहा है तो अब ना हमारे पास चीजें दिमाग में दो आनी चाहिए। देखो, अगर दो सिस्टम्स के बीच में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि यार शायद टेम्परेचर में डिफरेंस ही ना हो, शायद दोनों का टेम्परेचर सेम हो। तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट का फ्लो वैसे भी नहीं हो सकता। दूसरा मसला क्या होता है कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा खासा टेम्परेचर डिफरेंस हो, लेकिन उनके बीच में सेपरेशन वॉल जो है वो इंसुलेटिंग वॉल्स लगा दी हो। तो अगर इंसुलेटिंग वॉल्स लगा दोगे ना तो हीट का फ्लो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो अगर दो सिस्टम्स, ये तुमने नोट कर लिया ना, ठीक है, अगर दो सिस्टम्स के बीच में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है तो उसके पीछे दो बहुत ही शानदार से कारण हो सकते हैं। पहला, देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम्स। अगर दो सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर बराबर है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इसलिए हीट का फ्लो नहीं हो रहा होगा। दूसरा मसला इसके अंदर क्या हो सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहां पे बीच में कंडक्टिंग नहीं इंसुलेटिंग वॉल्स लगी हो, एडियाबैटिक वॉल्स लगी हो, जो कि हीट को फ्लो नहीं करने दे रही होंगी, ठीक है। तो अब यहां पे इफ देयर इज नो हीट फ्लो
if there is no heat flow, if there is no heat flow between two systems, अगर दो systems के बीच में कोई heat का flow नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? if there is no heat flow between two systems, तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। if there is no heat flow between two systems, तो फिर यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। पहला कि there is no temperature difference, पहला क्या हो सकता है सर कि इन दो systems के बीच में कोई टेम्परेचर में डिफरेंस ना हो। there is no temperature difference, अरे बोलो हाँ कि ना। अगर दो सिस्टम्स के बीच में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कि उनके बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। और दूसरा क्या हो सकता है कि एडियाबैटिक वॉल्स ऑफ सेपरेशन होंगी, उनके बीच में एडियाबैटिक सेपरेशन वॉल्स होंगी, उनके बीच में क्या होगा सर? एडियाबैटिक सेपरेशन वॉल्स होंगी, तो इसलिए भी हीट का फ्लो नहीं हो सकता। उनके बीच में एडियाबैटिक सेपरेशन वॉल्स होंगी इसलिए भी हीट का फ्लो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये दोनों फंडे पूरे अच्छे से क्लियर आउट हो चुके हैं अपने दिमाग में। निपटा दिया जाए इसको, बिल्कुल निपटाते हैं सर, ठीक है। चलिए, तो ये वाला मसला पूरा क्लियर हो गया। तो एडियाबैटिक वॉल्स होंगी और डायथर्मिक वॉल्स होंगी। तो एडियाबैटिक वॉल्स हीट का फ्लो नहीं करवाती हैं, डायथर्मिक में हीट का फ्लो हो जाता है। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, अच्छा तो अगर हीट का फ्लो होगा ना तो देयर विल बी अ चेंज इन प्रेशर वगैरह, तो ये इसका मसला था। ओके, वंस द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड नो मोर एनर्जी फ्लो अकर्स बिटवीन द टू गैसेस। एक बार अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो किसी भी तरह का एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिस्टम में दो सिस्टम्स अगर इक्विलिब्रियम में आ गए तो उनके बीच में हीट का फ्लो बिल्कुल रुक चुका है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन देम, ठीक है। इनफैक्ट द टेम्परेचर्स ऑफ द टू गैसेस बिकम्स इक्वल एंड द गैस आर सेड टू हैव रीच्ड थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। थर्मल इक्विलिब्रियम पे सबसे एसेंशियली चीज क्या हो रही है? थर्मल इक्विलिब्रियम आने पर सबसे एसेंशियल चीज यही हो रही है कि उनका जो टेम्परेचर है ना वो बराबर हो गया है। क्या बोला मैंने? थर्मल इक्विलिब्रियम अगर आ रहा है तो सबसे एसेंशियल चीज क्या हो रही है कि उनका टेम्परेचर बराबर हो गया है, कोई हीट का फ्लो उनके बीच में नहीं हो पा रहा है, बोलो हाँ कि ना। यस सर। तो वंस द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड देयर इज नो मोर एनर्जी फ्लो अकर्स बिटवीन द टू गैसेस। दो गैसेस के बीच में कोई भी एनर्जी का फ्लो नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट द टेम्परेचर्स ऑफ द टू गैसेस बिकम्स इक्वल, उन दोनों गैसेस का टेम्परेचर बराबर इक्वल हो चुका है। एंड द गैसेस आर सेड टू हैव रीच्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया है मतलब गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़े इसके अंदर। ओके सर। The fundamental concept of temperature was given by zeroth law of thermodynamics, ठीक है। ये जो fundamental law of temperature है ना, this was basically concept of temperature है ना, this was basically given by zeroth law of thermodynamics, जिसमें basically क्या कहा जाता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ उसमें, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब आ जाओ इसके ऊपर, ठीक है। बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही सिंपल चीज भी है। क्या होता है ना कि यहाँ पे ए और बी के बीच में एडियाबैटिक वॉल ऑफ सेपरेशन ला के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए का टेम्परेचर ज्यादा हुआ और बी का टेम्परेचर कम हुआ तब भी ए से बी का जो हीट का फ्लो है ना ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज बीच में जो वॉल्स है ना वो कैसी है सर? इंसुलेटिंग वॉल्स है। अब मान लिया अगर ऐसा है कि बी का टेम्परेचर ज्यादा हो, ए का टेम्परेचर कम है, तो हीट तो हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर भले ही बी का टेम्परेचर ज्यादा हो और ए का टेम्परेचर कम हो, लेकिन इसके बाद भी हीट का फ्लो नहीं हो सकता, बिकॉज इन दोनों के बीच में अगर हीट को फ्लो करवाना है तो वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए, वॉल्स अलाउ करना चाहिए कि हीट फ्लो कर सके। लेकिन यहाँ पे वॉल्स इंसुलेटिंग है, ये अलाउ नहीं करती हीट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। चलिए सर, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ऊपर वाली को देखो कंडक्टिंग है, ठीक है, आरामदायक मसला है। तो कंडक्टिंग वॉल्स में क्या होता है ना कि अगर ए और सी के बीच में कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो अगर ए का टेम्परेचर ज्यादा हुआ और सी का टेम्परेचर कम हुआ तो हीट ए से सी आराम से फ्लो कर सकती है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि सी का टेम्परेचर ज्यादा हुआ और अगर ए का टेम्परेचर कम हुआ तो सी से ए हीट फ्लो कर सकती है, वो भी बड़े आराम से कर सकती है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। विच बेसिकली मीन्स कि ए और सी के बीच में हीट का फ्लो अलाउड है और वहीं पे बी और सी के बीच में भी हीट का फ्लो अलाउड है। अगर बी ज्यादा टेम्परेचर पे है, सी कम टेम्परेचर पे है तो बी से सी हीट फ्लो करेगा। अगर सी ज्यादा टेम्परेचर पर है और बी कम टेम्परेचर पर है तो सी से बी हीट फ्लो करेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि बस ए और बी के बीच में हीट का फ्लो अलाउड नहीं है, लेकिन ए और सी के बीच में हीट फ्लो करता रहेगा और बी और सी के बीच में भी हीट फ्लो करता रहेगा, ठीक है। अब दो सिस्टम्स के बीच में हीट कब तक फ्लो करता है? जब तक दोनों सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप सिस्टम्स को चेक करेंगे ना तो वो सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में
आ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्यारी सी बात होती है कि कुछ समय के अंदर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके होंगे। ठीक है, अब एक बात समझते हुए चलना है, डायग्राम को अपने दिमाग में रखो और समझो मेरी बात को कि अगर कुछ समय के बाद ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ ही गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया है कि ए का टेम्परेचर सी के बराबर हो गया है। एंड एक और चीज सुनना, कुछ समय के बाद ए और सी और अगर चेक किया जाए तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। इसका मतलब बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर हो गया है। इसका मतलब बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर हो गया है। तो बेटा अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्वियसली सर ए और बी आपस में भी इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। इसका मतलब ऑब्वियसली सर यहां पे अगर आप चेक करें तो ए और बी ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। अगर आप चेक करेंगे तो कुछ समय के बाद ए और बी भी आपको इक्विलिब्रियम में ही नजर आने वाले हैं। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, पूरा फंडा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो यहां पे तो कुछ नहीं है, ए की वैल्यू सी के बराबर, बी की वैल्यू सी के बराबर, तो ए और बी दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। यही कहा है थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर, यही कहा है जीरोथ लॉ के अंदर। तो द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट अ गिवन सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम बी। ऐसी क्वांटिटी जो ये डिफाइन करती है, जो ये डिटरमाइन करती है कि दो सिस्टम्स जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर की इक्वालिटी। वो क्या है सर? टेम्परेचर की इक्वालिटी। अगर दो सिस्टम्स का टेम्परेचर बराबर होगा तभी हम कहेंगे, अगर दो सिस्टम्स का टेम्परेचर बराबर होगा तभी हम कहेंगे कि वो दोनों सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जैसा ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब जो जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट ये है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू zeroth law, when the thermodynamic system A and B are separated in thermal equilibrium with a third thermodynamic system C, तीन systems थे, then the system A and B are in thermal equilibrium with each other also। अगर दो systems A और B separately एक third system C के साथ में equilibrium में हैं, अगर दो systems A and B अगर ये separately system C के साथ में thermal equilibrium में है, तो वो A और B आपस में भी thermal equilibrium में होंगे। वो लाजमी सी बात है। ठीक है, यही लाजमी सी बात जीरोथ लॉ बन करके सामने आती है। ठीक है, चलिए ओके। तो देयर एग्जिस्ट अ स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड एज टेम्परेचर विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम सच दैट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर इज द ओनली कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम समझने के लिए, दो सिस्टम्स का थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए बस इकलौती कंडीशन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर बिल्कुल बाकायदा सेम होना चाहिए। अगर दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर सेम है तो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर अलग अलग है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होने वाले। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई सर? पक्का, ओके। चलिए अब अपन आते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्रोसेस के ऊपर, इन्हीं पर अपने को पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो की फीचर बन के आने वाला है तुम्हारे नोट्स में ना, वो यही चार चीजें आने वाली हैं। ठीक है, इन चारों चीजों को समझाने से पहले मैं आपको बस एक पॉइंट पिच करना चाहता हूं, मेरी बात मानते हुए ना। जैसे आइसो है ना, तो आइसो का मतलब बेसिकली क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, आइसो का मतलब अगर आप देखें ना तो आइसो का मतलब बेसिकली क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कैसे? देखो भैया, जब कहा जाता है ना आइसो वॉल्यूमिक, मान लो देयर इज अ प्रोसेस विच इज आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे आप समझे मेरी बात को कि आइसो का मतलब क्या होता है सर? कांस्टेंट। ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। और वॉल्यूमिक का मतलब वॉल्यूम होता है, तो उसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ऐसे प्रोसेस को अपन नाम देते हैं आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस। ठीक है, और अगर आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस था तो प्रेशर इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है सर? वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बोलो हाँ कि ना? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस भी आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, चार होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोवॉल्यूमिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की हम जरा बात कर लेते हैं। तो इफ वी आर डीलिंग विद आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, ये जो आइसो है ना, इस आइसो का मतलब बेसिकली क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो थर्मल का अपन वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, जो थर्मल का अपन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है सर? टेम्परेचर होता है। तो इफ यू आर डीलिंग विद आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसका मतलब ये होता है कि द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर में आने वाला चेंज कितना हो जाएगा? जीरो। टेम्परेचर इज कांस्टेंट
कांस्टेंट टेम्परेचर में आने वाला चेंज कितना हो जाएगा सर, 0 के बराबर हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। मेरे ख्याल से आपको पूरा फंडा समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब पूरा फंडा क्लियर है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट विच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है सर, एक ऐसा प्रोसेस विच बेसिकली अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बेसिकली हम जो वॉल्स यूज करते हैं ना वो होती हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जो वॉल्स यूज करते हैं वो एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं, इंसुलेटिंग वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज दैट इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना ही कोई हीट सिस्टम के अंदर आ सकती है, ना ही कोई हीट सिस्टम के बाहर जा सकती है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एंटायर चेंज, ओके सर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर इज 0 होने वाला है। एडियाबेटिक में क्या होने वाला है, किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज नहीं होने वाला है, मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर इज दैट विच अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने कहा था ना भाई, आइसो का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो बार होता है ना, बार इज बेसिकली द यूनिट फॉर प्रेशर, तो उसी के लिहाज से हम कह सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर इज जस्ट नथिंग, 0, चेंज इन प्रेशर इज 0 के बराबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं आइसोकोरिक या फिर आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस के ऊपर। तो क्या होता है आइसोकोरिक या फिर आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, देख लो भाई, आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमिक, आइसोकोरिक या फिर आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक ऐसा प्रोसेस है जो कि होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम का बेसिकली मतलब क्या होगा कि डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज 0। ये 4 फंडे पूरा क्लियर है कि आपके दिमाग में, सब बिल्कुल क्लियर है। तो डेल्टा टी इज 0, हीट का चेंज 0, प्रेशर का चेंज 0 और वॉल्यूम का चेंज 0, ठीक है। ये चारों फंडे आपके दिमाग में तरीके से क्लियर आउट हो चुके होंगे मेरे ख्याल में, ठीक है। ओके सर, ये तो इसका बस इंट्रोडक्शन था, अभी तो कहानी बाकी है। चले आगे बढ़ जाएं। यस सर, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे टेबल बना के रख दिया आप लोग के लिए ताकि आपके नोट्स जो है ना वो बहुत ही प्रॉपर बने, आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चले ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं इंडिकेटर डायग्राम के ऊपर, या फिर पीवी डायग्राम, इंडिकेटर कर्व भी कहते हैं इसको अपन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर डायग्राम में बेसिकली क्या होता है ना कि ये इंडिकेटर डायग्राम जो होता है ना ये शो करता है वेरिएशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। दिस शोज वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं वो ये ग्राफ शो करता है, मतलब बेसिकली ग्राफ विच शोज वेरिएशन बिटवीन प्रेशर एंड द वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है, सही वाला मसला पूरा क्लियर है। अब ना इस बात को समझने के लिए सबसे एक काम करो ना, तुमको पहले ये चीज़ लिखनी भी तो होगी, इसको इत्मीनान से लिख लो और अभी के लिए डायग्राम जरा बना लो। बाकी ये चीज़ें मैं पूरी डेप्थ में अभी क्लियर करता हूँ कि कैसे प्रेशर बढ़ेगा तो कैसे वॉल्यूम वगैरह पे फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी ना एक बात समझना शुरू कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको बता रहा हूँ। इफ देखो दो चीजें होती हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो पहला क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। पहला क्या होता है सर, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और दूसरा क्या होता है सर, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब मेरी बात समझना, गैस पे अगर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैंने कह के रखा हुआ था कि ऐसा इमेजिन करना, एक कंटेनर है, एक बीकर है और उसके अंदर गैस भरी हुई है, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन का हैंडल है, आप उसको मूव करवा सकते हो, ठीक है। अब जरा गौर करें, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो गैस पे अगर वर्क हो रहा है ना तो गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। गैस कभी खुद से कंप्रेस हो सकती है क्या, नहीं सर, गैस खुद से एक्सपैंड जरूर हो रही है लेकिन गैस का कंप्रेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। तो मतलब इफ यू आर डूइंग सम वर्क ना, तो कुछ ऐसा काम करो जो गैस कभी खुद से नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो गैस कभी खुद से कंप्रेस नहीं हो सकती थी, तो अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। अब जरा गौर करना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसके मतलब समझो, इसका वर्क डन ऑन द सिस्टम इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है, कंप्रेशन। प्रेशर इज इंक्रीज्ड, आई मेरी बात समझ। अगर आप कंप्रेस कर रहे हो इसका मतलब प्रेशर आप बढ़ा रहे हो भैया, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। और अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम डिक्रीजेस,
वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब डेल्टा वी जो है ना, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो निगेटिव आ जाएगा। भाई तुमको ये वाले दो की फीचर पल्ले पड़े क्या? प्रेशर देखो क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है सर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जो है ना वो दरअसल इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहे हैं। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। एक तो था वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक होता है कि वर्क इज डन, एक होता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो क्या हो जाएगा सर, जरा गौर करना अच्छे से। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो इस वाले सिनेरियो में, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो इस वाले सिनेरियो में क्या हो जाता है, जरा गौर करो। सिस्टम ने अगर वर्क करा है ना, इसका मतलब दिस इज प्योरली एक्सपेंशन, ठीक है। सिस्टम ने अगर वर्क करा है तो सिस्टम खुद से तो एक्सपैंड हो सकती है, खुद से कंप्रेस नहीं हो सकती है, बट खुद से एक्सपैंड तो हो सकती है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है, एक्सपेंशन। भाई यहाँ पे भी क्या कंप्रेशन किसका था, गैस का था ना। सिस्टम मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होता है, बीकर में कंटेनर में गैस होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा सर, एक्सपेंशन ऑफ गैस ही तो हो रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। दूसरा क्या होता है ना सर इसके अंदर, कि अगर यू आर डीलिंग विथ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया। अगर एक्सपेंशन हो रहा है ना गैस का तो वहाँ पे प्रेशर इज डिक्रीज्ड। अगर यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है ना गैस का तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया सर, प्रेशर इज डिक्रीज हो गया। और प्रेशर डिक्रीज हो गया तो वॉल्यूम यहाँ पे सर इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। एक्सपेंशन में तो वैसे भी वॉल्यूम का डिक्रीज या इंक्रीज ना तुम कंप्रेशन एक्सपेंशन से पल्ले लगाया करो, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब कंप्रेशन हो रहा होगा, और एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या है सर, अगर ऐसा पूरा फंडा आ रहा है इसका मतलब प्रेशर वॉल्यूम जो है ना वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया सर, बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया सर, ठीक है। तो एक काम करेंगे, पहले अपन जरा ना इसको एक दफा साइड करेंगे, फिर मैं तुमको एक बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ पे इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, ठीक है। गैस इक्वेशन जो होती है ना स्टैंडर्ड, ठीक है, एक बार वो लिख दूं मैं आप लोग के लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बोलो हाँ कि ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना सर वो क्या होती है अपने पास में, पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एनआरटी, ठीक है। अब वहीं से आप चेक कर लो भाई, देखो P इंटू वी मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, चलो वो कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T अपने पास में टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर आप गौर करेंगे ना तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो NR तो बचपन से कांस्टेंट थे, T भी हो गया कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो फिर तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बोलो हाँ कि ना। यस सर, और प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग फिर ये ग्राफ अपने सामने आ जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलें, फिर कहानी में आगे बढ़ जाएं। यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है इंडिकेटेड डायग्राम का। तो ये जो कर्व बनता है ना इसको अपन प्यार से आइसोथर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व के ऊपर। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है ना, स्लोप को अगर वैसे चेक किया जाए तो स्लोप होता है dy/dx, ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो y पर आता है प्रेशर नाम की क्वांटिटी और x पर आती है वॉल्यूम नाम की क्वांटिटी। तो इसके रिगार्डिंग इसका जो स्लोप होगा ना, देखो स्लोप वैसे होता है dy/dx, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लोप होता है dy/dx और y पे क्या आ रहा है, प्रेशर, और x पे क्या आ रहा है, वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा dp/dv। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत नहीं सर, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। उसके बाद एक और ग्राफ बनेगा इसका बहुत ही प्यारा सा। तो भाई सब चीजें मैं इस वीडियो के अंदर करवा रहा हूं अच्छे से, तो आपको बस मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को तरीके से फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। फॉलो करते हुए चलना है इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीजें मैं नोट करने को बोल रहा हूं ना वो नोट करते हुए चलना है। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ में आ जाए। तो जब आप बात करते हैं आइसोथर्मल कर्व के लिए तो आप समझते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर
वैसे तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता था, यहाँ पे आप पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एनआरटी में एन होता है नंबर ऑफ मोल्स जो कि कांस्टेंट है, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि नाम से ही कांस्टेंट है, उसके बाद टी होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे, अगर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो बनता यह है कि अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो क्या चीज बनने वाली है, प्रेशर रह जाएगा एज इट इज, उसके बाद होगा वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, फिर वॉल्यूम रह जाएगा एज इट इज, फिर होगा प्रेशर का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है सर जीरो के बराबर, ठीक है। तो यहां से अगर चेक किया जाए तो v टाइम्स dp इज इक्वल टू माइनस ऑफ p टाइम्स dv हो जाएगा, जिसको देख करके आप ऐसा कर सकते हैं dp और नीचे फेंक सकते हैं dv को, इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा सर p बाई v, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में बाकायदा पूरा क्लियर अप हो चुका होगा। तो dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p बाई v, दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। अब इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अगर मेरे साथ साथ नोट करते हुए चल रहे हो तो इससे प्यारी बात कुछ नहीं हो सकती है ना, तब तो कॉपी में छप ही क्या होगा, फिर मैं इसको क्या रेफर करवाऊंगा अभी 2 मिनट के बाद वापस से, तो तब तक के लिए मैं एक बार स्क्रीनशॉट के लिए हट तो जाऊं, ठीक है। हट गया मैं स्क्रीन से, अब इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं आता हूं वापस ठीक है। दूसरा क्या निकालना है सर, दूसरा निकालना है स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, ठीक है। स्लोप निकालना है एडियाबेटिक कर्व का, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं और बहुत ही इत्मीनान से जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है ना सर, वो होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है सर, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एनी एडियाबेटिक कर्व। अब इसको अपन करेंगे पकड़ के डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा सर, जब दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में होती हैं और करना होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो यहां पे अप्लाई करते हैं अपन क्या, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें क्या होता है, पहली वाली को छोड़ दो, पहली वाली को छोड़ दो, इसका मतलब क्या होता है कि प्रेशर को छोड़ दो और दूसरी वाली को करो डिफरेंशिएट। तो v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन, तो गामा आ जाएगा बाहर और v की पावर गामा माइनस 1, उसके बाद हो जाएगा dv, चेन रूल को अपन ने अप्लाई कर दिया। उसके बाद दूसरी वाली को छोड़ो और पहली वाली का डिफरेंशिएशन कर दो, तो प्रेशर का डिफरेंशिएशन dp और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो सर जीरो के बराबर ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं होती है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, v की पावर गामा dp इज इक्वल टू माइनस गामा p, उसके बाद v की पावर गामा माइनस 1 और फिर क्या हो जाएगा सर, dv हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, dp को रखते हैं और dv को पटकते हैं अपन नीचे की तरफ, ठीक है। माइनस गामा, उसके बाद p, उसके बाद v की पावर गामा माइनस 1 और नीचे अपन पटकेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ऐसे गामा माइनस में चले जाएगा, ठीक है। तो dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू नेगेटिव गामा P और उसके बाद क्या हो जाएगा, v की पावर गामा माइनस गामा तो निपट जाएगा, ये हो जाएगा -1 के बराबर, तो ये v फिर नीचे भी आने वाला है, ठीक है। तो देयरफॉर आप समझें कि जो dp अपॉन dv है, देयरफॉर आप समझें कि जो dp अपॉन dv है ना वो है माइनस गामा, उसके बाद p और v की पावर -1 था तो v आ जाएगा नीचे की तरफ, तो माइनस गामा टाइम्स p बाई v, इट इज एज सिंपल एज दैट। बोलो हाँ कि ना, यस सर, एक तरफा तरह से क्लियर है यस सर, एक तरफा तरह से क्लियर है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप स्लोप निकालते हैं ना किसी आइडियाबेटिक कर्व का, तो वो गामा टाइम्स ज्यादा आता है एज वन कंपेयर टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, बिकॉज हम जानते हैं कि आइसोथर्मल कर्व में सिर्फ माइनस का p बाई वी था और आइडियाबेटिक में माइनस का गामा टाइम्स p बाई वी हो चुका है। बोलो हाँ कि ना सर, पूरा फंडा क्लियर है। एक बार मैं स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि इत्मीनान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। ओके सर, डन 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 हो गया पूरा फंडा। तो इसको देख करके जो चीज समझ में आती है वो चीज ये समझ में आती है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स, और गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होने वाली है, ठीक है। गामा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी ही होती है, तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर आउट हो चुका होगा। अब जरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर ध्यान देना। अगर आपको वॉल्यूम में चेंज करवाना है किसी भी गैस के, अगर आपको वॉल्यूम में चेंज करवाना है तो फिर आप क्या करेंगे, आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो स्लोप है ना वो किस बारे में बात करता है, स्लोप बात करता है dp अपॉन dv।
अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ करेस्पॉन्डिंग चेंज इन द वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ करेस्पॉन्डिंग चेंज इन द वॉल्यूम, इसी की तो बात करता है डीपी अपॉन डीवी। एडियाबेटिक प्रोसेस का, एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि सेम चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस करवाने के लिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, और सेम चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस करवाने के लिए कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा आइसोथर्मल कर्व में। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास दो कंटेनर्स हैं, यहां ध्यान देना, बहुत ही उम्दा बात है, यहां ध्यान देना, बहुत 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 उम्दा बात है। ठीक है, और सेम कंटेनर है आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है, बस ये है कि जहां तक आप एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं ना, तो एडियाबेटिक वाले में क्या है कि इसको अपन ने क्या है कि इंसुलेट कर दिया है, इसको अपन ने क्या करा है सर, इंसुलेट कर दिया है हर तरफ से। इनफैक्ट जो पिस्टन है ना, वो पिस्टन भी अपने पास कैसा है सर, इंसुलेटिंग नेचर का पिस्टन है। ये पिस्टन भी अपने पास में इंसुलेटिंग नेचर का पिस्टन है, और ये अपने पास में क्या है, इसका पिस्टन का हैंडल है। बोलो हाँ कि ना? ये सर पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। अब क्या होता है कि भाई यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम अपन कितना मान लेते हैं, इसका इनिशियल वॉल्यूम अपन मान लेते हैं 10 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका भी इनिशियल वॉल्यूम अपन कितना मान लेते हैं, 10 मीटर क्यूब। अब क्या होता है कि आप इसे कंप्रेस करोगे, तो मतलब क्या है कि ये यहां पहले हुआ करता था, अब तो ये कंप्रेस कर दिया इसको अपन ने, ये पहले यहां हुआ करता था, अब तो अपन ने कंप्रेस कर दिया इसको। तो कंप्रेस करके इवेंचुअली आप सिस्टम को यहां पे लेके चले गए हो। ठीक है, कंप्रेस करके आप इवेंचुअली पिस्टन को यहां पे लेके चले गए हो। ठीक है, मैं ही पिस्टन को यहां पे लेके आ रहा हूं आइसोथर्मल के अंदर भी। नाउ सबसे प्यारी बात क्या होती है ना, यहां पर भी हैंडल तो होगा ही ना एक, बट ये परफेक्टली कंडक्टिंग हैंडल होगा भाई। ये जो हैंडल होगा ना, ये परफेक्टली कंडक्टिंग हैंडल होगा। तो अब यहाँ पे मसला क्या होता है कि जैसे आपने गैस को कंप्रेस कर दिया है, तो मान लो कि फाइनल वॉल्यूम, देखो कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, तो मान लो फाइनल वॉल्यूम अपन लेके आ रहे हैं 7 मीटर क्यूब, और यहाँ पर भी अपन फाइनली वॉल्यूम को लेके आ रहे हैं कितने पे सर, 7 मीटर क्यूब पे। बट समझने वाली बात यह है कि दोनों में सेम चेंज इन वॉल्यूम करवाया आपने, दोनों में वॉल्यूम को आपने डिक्रीज करवाया है 3 के मैग्नीट्यूड से। लेकिन अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो सिंस स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व ज्यादा होता है एज वन कंपेयर टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द सेम करस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो अप्लाइड प्रेशर है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको अप्लाइड प्रेशर लगाना पड़ रहा है ना, वो लगाना पड़ रहा है मान लो 10 एटीएम का। कितना लगाना पड़ रहा है, 10 एटीएम का। और पर आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका काम 5 एटीएम में या उससे कम एटीएम में भी हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो अगर एडियाबेटिक कर्व में स्लोप ज्यादा आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक करस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम को प्रोड्यूस करवाने के लिए भी ज्यादा प्रेशर आपको कहां पे अप्लाई करना पड़ेगा सर, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। बोलो हाँ कि ना? क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बाकायदा बहुत ही खूबसूरत तरह से बैठ गया है क्या? यस सर, बिल्कुल बैठ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब मैं इसको एक बार लिखवा देता हूं ताकि आप इसको नोट कर लें, उसके बाद आपका जो एक ग्राफ बनने वाला है ना, वो लॉजिकली सही से बन जाए। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि टू प्रोड्यूस अ गिवन चेंज इन वॉल्यूम, 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 मोर प्रेशर, to produce a given change in volume, more pressure is to be applied in the adiabatic process. More pressure is to be applied in the adiabatic process. more pressure is to be applied in the adiabatic process. More pressure is to be applied in the adiabatic process compared to the isothermal process. Compared to the आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत ही गोल्डन वर्ड्स है भाई, गोल्डन कलर था नहीं इसलिए येलो से लिख दिया मैंने, लेकिन आप समझ रहे हैं इसकी उम्दा तरह से आपको जरूरत पड़ने वाली है कि किसी भी गिवन चेंज इन वॉल्यूम को प्रोड्यूस करवाने के लिए ज्यादा मेहनत जो है ना वो लग जाती है आइडियाबेटिक प्रोसेस में। बिकॉज आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या है कि हर तरफ से आइसोलेटेड है भाई, उससे सराउंडिंग से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, तो ये मसला आता है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, निपटा दे इसको। ओके सर, अब आते हैं अपन ग्राफ के ऊपर। एक्सपेंशन का पहले तुमको दिखाता हूं। ठीक है,
एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों ही प्रोसेस में एक साथ दिखाता हूं, ठीक है। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों ही प्रोसेस में एक साथ दिखाता हूं मैं तुमको एक्सपेंशन। देखो भाई, यहां पे आता है अपने पास में क्या, वॉल्यूम। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में सर, वॉल्यूम आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में सर, प्रेशर आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम उस तरफ आएगा, प्रेशर इस तरफ आएगा। अब क्या होता है जब एक्सपेंशन होगा ना, तो एक्सपेंशन में क्या होता है सर, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। एक्सपेंशन में क्या होता है सर कि एक्सपेंशन में वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और प्रेशर जो है वो घट जाता है। क्या बोला मैंने, एक्सपेंशन में वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा और प्रेशर जो है वो घट जाएगा। इतनी आरामदायक बात है। तो वॉल्यूम का बढ़ना और प्रेशर का घटना, वॉल्यूम का बढ़ना मतलब क्या है, ग्राफ का आगे आना, और प्रेशर का घटना मतलब क्या है, ग्राफ का नीचे की तरफ आना, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब जरा ध्यान देना क्या होता है इसमें सर, ये दो ऐसे कर्व क्यों बना के रखे हैं। देखो बेटा क्या होता है, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये करस्पॉन्ड कर रहा है एक वैल्यू ऑफ वॉल्यूम के लिए, ठीक है, जिसको अपन बोल देंगे वॉल्यूम इनिशियल। और ये एकदम कोलिनियर ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एकदम सेम ही जगह पे आने वाले हैं। अब ये हल्का सा बाहर निकल गया, रुको अभी इसको मैं अभी साफ करके देता हूँ। उसको मैं हल्का सा आगे आया था ना, इसको अभी साफ करके देता हूँ। बहुत ही बारीक काम, बहुत ही बारीक काम। अरे एकदम कोलिनियर थे ना यार, एकदम कोलिनियर थे, ठीक है। यस सर। तो अब क्या होता है यहाँ पे, अगर आप चेक करें इसको अच्छे से, तो वॉल्यूम इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल, तो फिर दोनों ग्राफ में अगर आप चेक करेंगे ना, ये दोनों कर्व्स में अगर आप चेक करेंगे तो सेम वॉल्यूम का चेंज आ रहा है। लेकिन ऊपर वाले कर्व में क्या हो रहा है ना कि इतना ही वॉल्यूम को चेंज करवाने के लिए प्रेशर यहां से लेकर के यहां तक वेरी कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन नीचे वाले कर्व में वॉल्यूम में इतना ही चेंज करवाना है, लेकिन प्रेशर यहां से लेकर के यहां तक वेरी कर रहा है, मतलब ज्यादा प्रेशर जो है वो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो जहां पे ज्यादा प्रेशर का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, जहां पर ज्यादा प्रेशर का आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, उसको अपन कहते हैं एडियाबेटिक। अरे बोलो हाँ कि ना, ये कौन सी पहली बात है भाई जो अपन ने आज सुनी है, ये मैं बता चूं थोड़ी पहले भी। तो एडियाबेटिक हो गया। और जो ये ऊपर वाला है ना, इसको अपन बोलेंगे आइसोथर्मल, बिकॉज जहां पे कम प्रेशर देकर के भी काम हो जाता है। देखो ना, इस वाले कर्वेचर के लिए सिर्फ इतना प्रेशर का चेंज करना पड़ा, ठीक है, लेकिन नीचे वाले कर्वेचर के लिए इतना ज्यादा प्रेशर का चेंज करना पड़ा है। तो जब ज्यादा प्रेशर का चेंज करना पड़ता है ना, तो फिर अपन क्या बोलते हैं सर, ये नीचे वाला एडियाबेटिक हो जाएगा, ऊपर वाला अपने पास कैसा हो जाएगा सर, आइसोथर्मल, ठीक है। दिस वॉज ऑल ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अब मैं आपको अलग मसला लेकर के चलाता हूं यहाँ पे, कंप्रेशन। एक्सपेंशन इज ऑल डन फॉर यू, नाउ जस्ट फोकस ऑन द कंप्रेशन वाला साइड, ठीक है। नाउ जस्ट फोकस ऑन व्हाट, फोकस ऑन द कंप्रेशन वाला साइड, ठीक है। आ जाए, देखो भाई ध्यान देना इसके ऊपर अच्छे से। ये इस तरफ तो जाएगा सर प्रेशर ही, और इस तरफ तो जाएगा सर क्या, वॉल्यूम ही जाएगा, ठीक है। चलिए सर, ओके, डन 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 डन। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है सर, यहाँ पे अपने पास में आ रहा है सर प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है सर, वॉल्यूम। ऊपर प्रेशर आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है सर, वॉल्यूम। अब यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम जो है ना सर वो कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम का कम होना मतलब प्रेशर का बढ़ना। तो सर वॉल्यूम अगर कम होगा तो ग्राफ पीछे आएगा, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा। तो ग्राफ ना ऐसे ऊपर जाता हुआ कुछ अपन को बनाना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। यस सर, सटीक बात है। अब इसमें गलती ना हो इसीलिए एक लाइन मार दो, क्या बात, उम्दा, बहुत ही उम्दा, ठीक है। अब 2 मिनट जरा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे जब ग्राफ की अपन बात करेंगे ना, तो आप कंप्रेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है सर वो डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इज गोइंग लाइक दिस, वॉल्यूम इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि इनिशियली वॉल्यूम यहाँ पे था और फाइनली वॉल्यूम फिर यहाँ पे पहुंच गया। अब जब कंप्रेशन हो गया है ना, तो जरा देखना किस में प्रेशर का चेंज ज्यादा आता है, किस वाले कर्वेचर में प्रेशर का चेंज ज्यादा आता है। जब मैं नीचे वाले कर्व की बात करूंगा ना, तो प्रेशर इनिशियली यहाँ पे था और प्रेशर फाइनली यहाँ पे पहुंच गया, तो इतना चेंज आ रहा है प्रेशर में, ठीक है। लेकिन जब मैं ऊपर वाले कर्व की बात करूंगा, तो इनिशियली प्रेशर यहाँ पे था, उसके बाद में प्रेशर फिर यहाँ तक पहुंच गया, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये बात बिल्कुल उम्दा है, बिल्कुल तरीके से ये वाली बात समझ में आ गई है। तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं इसको अच्छे से, कि जो ऊपर वाला कर्व है ना, ये ऊपर वाला होता है फॉर एडियाबेटिक। ये जो ऊपर वाला कर्व है ना सर, ये ऊपर वाला कर्व होता है फॉर एडियाबेटिक। और सर ये जो नीचे वाला कर्व है ना, ये नीचे वाला कर्व होता है फॉर
आइसोथर्मल, नीचे वाला कर्व होता है फॉर व्हाट, आइसोथर्मल। तो ये ग्राफ बनता है एक्सपेंशन के लिए, ये वाला ग्राफ बनता है कंप्रेशन के लिए। जल्दी से जल्दी फुर्ती में आकर के आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फुर्ती में जल्दी। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, एक तरफा शानदार जानदार। ठीक है, यही आपसे बातें करनी थी स्लोप ऑफ एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कर्व के लिए। अब आते हैं अपन किस पे, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो वर्क डन by the gas in an isothermal expansion, because compression के लिए तो work done on the gas होता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में बसा लो अच्छे से कि मैं जब भी कहूं ना कि work is done on the gas, इसका मतलब it is purely a compression, और मैं जब भी कहूं ना कि work is done by the gas, तो it is purely an expansion of gases। ठीक है, it is purely an expansion of gases। अब आते हैं work done in an isothermal process। ठीक है, तो work done in an isothermal process। ठीक है, work done in an isothermal process। पूरा फोकस चाहिए आपका यहाँ पे। सर कैसे निकालेंगे इसका वर्क डन? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप वर्क को चेक करेंगे तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा वहां से, प्रेशर इंटू एरिया इंटू क्या हो जाएगा सर, dx हो जाएगा। ठीक है, तो dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू, उसके बाद क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, dv के बराबर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक काम करते हैं, एक छोटी सी बात पे आपका मैं ध्यान लेके जाना चाहूंगा। नाउ आप समझे pv इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, उसको छोड़ दो, तो अपने पास pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहाँ से RT हो जाएगा। ठीक है, बस प्रेशर को निकालो और फिर यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ से अपन उसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और वर्क निकल जाएगा। जल्दी करना प्लीज। ठीक है, फिर यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियरली समझ में आ गया है क्या? ऐसा बिल्कुल समझ में आ गया। तो स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स की तो वैल्यू खैर यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, आरटी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से बस पी निकालना है, बिकॉज पी को वहाँ पुट कर देंगे ना अपन, तो आर टी बाई वी हो जाएगा। तो देयरफॉर अब जो वर्क डन तुम्हारे पास में आएगा वो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी की जगह पे आर टी बाई वी, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, डीवी हो जाएगा। ठीक है, अब मौका आ गया है इसको इंटीग्रेट पे लगाने का। ठीक है, इसको लगा दो भैया इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका अपन, फिर क्या है बोथ साइड्स में, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, dw बाहर रह जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, dw बाहर रह जाएगा। उसके बाद में क्या है, rt को रखेंगे बाहर, उसके बाद 1/v। तो यहाँ पे आप चालू कर दें इसका इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी चलेगा इसका इंटीग्रेशन। अब उसके बाद क्या होता है सर, यहाँ पे लगती है लिमिट्स। ठीक है, अब लिमिट्स कैसे लगती हैं, तो लिमिट्स लगती हैं वॉल्यूम की। इनिशियली वॉल्यूम क्या रहेगा, v1 रहेगा, तब कुछ वर्क नहीं करना पड़ा होगा, और फाइनली वॉल्यूम v2 हो जाएगा। फाइनली वॉल्यूम अपने पास में कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा, तब कुछ तो वर्क करना पड़ेगा w के बराबर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो dw का जो इंटीग्रेशन है तुम्हारे पास में वो हो जाएगा w के बराबर लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। उसके बाद फिर होता है 1/v का इंटीग्रेशन। तो 1/v का जो इंटीग्रेशन है सर वो हो जाता है log v के बराबर। जरा ध्यान देना, जैसे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है, तो वैसे ही 1/v का इंटीग्रेशन जो है सर वो log ऑफ v बन जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो नेचुरल लॉग। ठीक है, और ये वेरी करेगा फ्रॉम v1 टू v2 तक। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे w माइनस 0 RT, उसके बाद फिर यहाँ पे भी करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लॉग विद बेस ई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉग ऑफ अपर लिमिट पुट कर देंगे और माइनस कर देंगे फिर क्या सर, लॉग ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, तो लॉग ऑफ v1 कर देंगे। यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर सर, यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है। तो w इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, RT। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे log ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। अच्छा, ये अपन उसको पूरा ब्रैकेट में डाल देना चाहिए, बेहतरीन लगेगा। तो log m माइनस log n इज log ऑफ m बाई n log m माइनस log n इज log ऑफ m बाई n। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, जानदार शानदार तरह से क्लियर है। अब क्या करना है आपको कि इसको log विद बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बस एक काम करना पड़ेगा, 2.303 का मल्टीप्लीकेशन। क्या करना पड़ेगा सर, बस एक काम करना पड़ेगा, 2.303 का आप कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा RT, उसके बाद फिर आ जाएगा log विद बेस 10, और उसके बाद में क्या आ जाएगा सर, v2 अपॉन क्या हो जाएगा, v1। ठीक है, तो ये रहेगा अपने पास
पास में फॉर्मूला वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस का, ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस का 2.303 RT लॉग विद बेस 10 V2 अपॉन V1। अब ना मैं इस फॉर्मूले को प्रेशर के टर्म्स में भी ढाल सकता हूं, तो एक दफा पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर इस कहानी में अपन आपको आगे लेकर के चलते हैं। बोलो हाँ कि ना, पूरा फंडा क्लियर है सर? पूरा फंडा जबरदस्त तरह से क्लियर है, ठीक है। अब जरा बस एक पॉइंट देखना, होता क्या है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो है कांस्टेंट, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है सर कि जो पीवी होता है ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है ना सर, ये होता है कांस्टेंट। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है सर। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू क्या है सर, P2 V2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 अपॉन क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन क्या हो जाएगा सर, V1। तो यहाँ पे जहां पर भी आपको V2 अपॉन V1 नजर आता है ना, आप उसको P1 बाई P2 कर सकते हैं। जहां पर भी आपको V2 अपॉन V1 नजर आता है, उसको आप P1 अपॉन P2 भी कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस हल्के से चेंजेस यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर वर्क डन जो था आप उसको ऐसे कर सकते हो 2.303 RT लॉग विद बेस 10, और सर ये लॉग में क्या आ जाएगा सर, V1 बाई V2 की जगह पे आ जाएगा P1 बाई P2। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आप पूरा दिमाग में आपका फंडा क्लियर हो चुका होगा, वर्क डन बाय द गैस इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है। निपटा दें इसको बिल्कुल सर, इसको उड़ाया जाए यहां से। अब अपन जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो चुका है। अब आते हैं वर्क डन इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, वर्क डन बाय द गैस इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो सिंपल सी बात है, वर्क का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाला फोर्स गैस ने अप्लाई करा है पिस्टन के ऊपर, और ये डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेम डायरेक्शन था तो cos 0 की वैल्यू 1। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो P इंटू A इंटू dx, ठीक है। तो dW इज इक्वल टू P, उसके बाद एरिया इंटू स्मॉल लेंथ बिकम्स स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। तो एरिया इंटू स्मॉल लेंथ बिकम स्मॉल वॉल्यूम। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि P इंटू V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। P इंटू V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है K के बराबर। तो यहां से P क्या हो जाएगा, K, उसके बाद क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा के बराबर, ठीक है। उसके बाद अब जैसे अपन कहानी को आगे प्रोसीड करवाएंगे ना, तो dW इज इक्वल्स टू, भाई प्रेशर क्या होता है अपने पास में K, उसके बाद V की पावर माइनस गामा, और उसके बाद में क्या होता है dV, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको पूरे प्रोसेस को अपन को बस इंटीग्रेट करना है, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे यहां से पूरा इंटीग्रेशन शुरू। ध्यान देना, बहुत ही इत्मीनान से ध्यान देना। तो यहाँ पे अपन को तो वर्क डन वैसे भी निकालना है ना, तो dW इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो जाएगा, K को रखेंगे बाहर, और ये क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा, और इसका चलेगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन चलेगा लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, और वर्क हो जाएगा लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W के बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल्स टू K रह जाएगा बाहर। उसके बाद फिर होता है V की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन, तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1, नीचे भी माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1, और लोअर लिमिट V1 है, अपर लिमिट V2 है, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू K, और नीचे अपन कर देंगे 1 माइनस गामा, ठीक है। नीचे अपन कर देंगे 1 माइनस गामा। अब क्या होता है ना, यहाँ पे जब आप देखेंगे ना V की पावर 1 माइनस गामा को, तो यहाँ पे क्या होता है, लोअर लिमिट V1 है और अपर लिमिट यहाँ पर क्या है सर, V2 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो W माइनस 0 इज नथिंग बट W, उसके बाद K, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ले लो तो V2, और फिर हो जाएगा 1 माइनस गामा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लो तो V1, और फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है सर? बकायदा एक तरफा तरह से क्लियर है, ठीक है। मैं तो क्या बोलता हूँ कि K को अंदर फेंक दो ना यार, मैं तो क्या बोलता हूँ, K को अंदर फेंक दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा, उसके बाद क्या बचेगा K, उसके बाद V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K, उसके बाद V1 की पावर क्या है सर, 1 माइनस गामा। बस इतनी सी
बात है। आया समझ के नहीं आ गया? पूरा फंडा क्लियर है? यस सर, बकायदा पूरा फंडा क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद के को कैसे रिप्लेस करना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ो ना, के को कैसे रिप्लेस करना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ो, बेफिक्र होकर के, ठीक है? ओके सर, डन 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 डन, छोड़ दिया आपके ऊपर। तो यहाँ पे ना अब जरा यहाँ फोकस करो। एडियाबेटिक प्रोसेस की खास बात क्या होती है ना सर, कि पीवी की पावर गामा जो है वो बेसिकली कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में खास बात ये होती है कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है? तो कांस्टेंट है मतलब के बराबर है। इसका मतलब क्या है, मैं P1 V1 की पावर गामा करूं या मैं P2 V2 की पावर गामा करूं, ये पूरा कांस्टेंट है, के बराबर है। तो अपन के लिख देंगे, बोलो हाँ कि ना? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख समझ में आता है अपने को फिर कि वर्क अपने पास में क्या हो जाएगा, वर्क हो गया 1/1 माइनस गामा, ठीक है? वर्क अपने पास में क्या हो गया, 1/1 माइनस गामा। उसके बाद के टाइम्स V2 की पावर 1 माइनस गामा, फिर के टाइम्स V1 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है? इसको अपन लिखते हैं, देखो के टाइम्स क्या था, V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस के टाइम्स, वही सेम फॉर्मूला, उसको मैं एक बार यहाँ पे रिपीट मार रहा हूं क्योंकि अब मैं इसमें चेंजेस करने वाला हूं, ठीक है? अब मैं करने वाला हूं इसमें चेंजेस। देखो भैया, के को अपन क्या लिख सकते हैं सर, के की यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक 1 सबस्क्रिप्ट वाली, एक 2 सबस्क्रिप्ट वाली, ठीक है? अब ये जो के है ना, ये V2 वाली की बाजू में आ रहा है, तो V2 वाला जो टर्म है वो P2 V2 की पावर गामा, उसको चिपका लो। तो के को अपन क्या बोल देंगे, के को बोल देंगे सर P2 V2 की पावर गामा, और बगल में खोपचों में कौन है, V2 की पावर 1 माइनस गामा, माइनस ये जो के है ना, ये V1 के बाजू वाला है, तो यहाँ पे इसको चिपका लो, P1 V1 की पावर गामा, और फिर क्या है सर, V1 की पावर 1 माइनस गामा। बहुत ही उम्दा, एक तरफा, जानदार, शानदार, कोई दिक्कत नहीं सर इसके अंदर। तो वर्क डन हमारे पास जो बचेगा ना, वो बचेगा 1/1 माइनस गामा। उसके बाद तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, V2 की पावर 1, तो V2 माइनस क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, और V1 की पावर, चलो V1 की पावर 1, तो P2 V2 माइनस क्या हो जाएगा सर, P1 V1, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। अब बस एक काम करना है छोटा सा, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन वाइज हम जानते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू R इंटू टी होता है। तो जब दूसरे वाले का प्रेशर है, दूसरे वाले का वॉल्यूम है, तो R इंटू T2 हो जाएगा, और फिर P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू T1 हो जाएगा। तो देयरफॉर अब जो अपन वर्क निकालेंगे ना, ये वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा सर 1/1 माइनस गामा। P2 V2 हो चुका है सर RT2 के बराबर, और P1 V1 हो चुका है सर RT1 के बराबर। तो यहां से अब अपन एक काम करेंगे, R को यहां से कॉमन निकाल लेंगे। भाई डेरिवेशन करवा रहा हूं पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन वीडियो के अंदर, ठीक है? कुछ भी तुमसे छूटेगा नहीं, ना ग्राफ छूटेगा, ना डेरिवेशन छूटेगा, ना कोई डेफिनेशन छूटेगा, ना किसी क्लासी तरह का न्यूमेरिकल छूटेगा। बस मेक श्योर करना है कि वन शॉट रिवीजन को एकदम तरीके से बैठ के देखना है, सिंगल शॉट में खत्म करते हुए चलना भाई, ठीक है? इसको तोड़ के मत देखना। यहाँ पे काम करो, R को कॉमन निकाल लो, बस खत्म है सर, कुछ नहीं बचा के अंदर अब तो, ठीक है? तो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू R, तो सर कॉमन आ चुका है, तो R अपॉन क्या बचेगा सर 1 माइनस गामा, और यहां पे अपने पास में क्या बचेगा सर T2 माइनस T1, ठीक है? R अपॉन 1 माइनस गामा, फिर बचेगा T2 माइनस T1। इट इज एज सिंपल एज दैट, बस निपट गया, हो गया अपना पूरा डेरिवेशन, डन 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 डन, ठीक है सर? निपटा दें इसको, बिल्कुल सर, ठीक है? अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सी बात है, जरा आप इसको समझते हुए चलेगा। किसी भी सिस्टम को जो आप अमाउंट ऑफ हीट देते हैं ना, तो सिस्टम उससे दो काम करता है, ठीक है? पहले तो उसकी खुद की जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो बढ़ाता है, वो चेंज करवाता है, और उसके बाद जो चीज, जो हीट बच गई, उसको वर्क डन में यूज किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको समझाने से पहले मैं आपके सामने ये दो चीजें बहुत ही उम्दा तरह से रख देता हूं। DQ का मतलब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। DQ का मतलब क्या होता है, दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है? दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। हीट जो आपने सिस्टम को सप्लाई करके रख दी है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय DQ, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है, इस हीट को सिस्टम जो है ना, वो दो तरह से यूज करता है। पहले खुद की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है? पहले क्या करेगा, खुद की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल चेंज। इस बात को लिख लो अच्छे से, इसको अपन बार बार नहीं लिखेंगे इतना पूरा इलैबोरेटिव तरीके से। तो स्मॉल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, दिस इज द स्मॉल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। DU का मतलब क्या है सर, स्मॉल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और उसके बाद सर जो कुछ बच गया ना, उससे अमाउंट ऑफ वर्क होता है, जो कुछ बच गया उससे अमाउंट ऑफ वर्क होता है। तो दिस DW इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन,
दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। तो सर कायदे से इसको अपन चेक करें ना तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड मतलब DQ। इसको यूज कैसे करा गया सर, इसको पहले ना यूज किया गया है सिस्टम की खुद की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, उसके बाद जो बाकी बचा कुचा था हीट एनर्जी उसको वर्क में यूज किया गया है। ठीक है, जो बाकी जो बची कुची एनर्जी होगी उसको फिर वर्क में यूज किया गया है। तो DQ इज इक्वल टू DU प्लस क्या हो जाएगा सर, DW। इसको वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्लियर है फंडा, यस सही वाला फंडा क्लियर है। अब इसको ना अपन चीजें यहाँ पे और इलेबोरेटिव तरह से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, उस इंटरनल एनर्जी को बनाने में दो चीजों का बहुत योगदान होता है, यूके और यूपी। ये यूके और यूपी क्या है, ये यूके और यूपी क्या है भैया, तो ये जो यूके है ना, ये यूके का मतलब है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। दिल तो नहीं टूट गया तुम्हारा अब इसको सुन करके, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। सर ये कैसे आती है, अगर आप सिस्टम को बहुत हीट अप करते हो, ठीक है, तो सिस्टम को हीट अप करने से क्या होता है ना कि उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो धड़ाधड़ बढ़ेगा और इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा मसला होता है यहाँ पे सर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सर इस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है ना कि अगर आप आइडियल गैस की बात करें तो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई खास ऐसा इंटरैक्शन नहीं होता है। अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई खास इंटरैक्शन नहीं होगा तो उनको सेपरेट करने में आपको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब सिस्टम पे किया गया हुआ वर्क जो होता है वो सिस्टम के अंदर में स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। अगर गैस के दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में आपको कुछ खास वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है। तो अपन कह सकते हैं कि आइडियल गैस के लिए क्या होता है ना, आइडियल गैस के लिए क्या होता है कि यूपी की वैल्यू 0 होती है। आइडियल गैसेस, परफेक्ट गैसेस के लिए इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दिस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर को घटा दोगे तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और टोटल एनर्जी जो इंटरनल है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। साइक्लिक प्रोसेस की अगर बात की ना तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एज वेल। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। मैं चाहूंगा इसका आप इत्मीनान से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद कहानी में फिर आपको आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। दिस इज ऑल डन टू यू। अब ये है तुम्हारे पास इस लॉ का स्टेटमेंट, जरा एक बार इसको देख लो, उसके बाद कहानी में आपको डेप्थ में लेकर के चलते हैं। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यस सर, यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर है। तो दिस लॉ इज सिंपली द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज अप्लाई टू द हीट एनर्जी। जो भी आपने सप्लाई की एनर्जी, जो आपने सप्लाई करी एनर्जी वो पूरी की पूरी यूज हो चुकी है। कुछ अमाउंट यूज हुआ था इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और बाकी अमाउंट से सिस्टम ने वर्क डन कर दिया सराउंडिंग के ऊपर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेनेवर हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट ट्रांसफॉर्म्स टू एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम अदर फॉर्म। जो भी आपने हीट को सप्लाई करा है वो कुछ अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कौन कौन से फॉर्म में? पहला, इंक्रीज करता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और बाकी बचे हुए हिस्से से सिस्टम जो है ना वो वर्क कर देता है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है DQ का मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम। उसके बाद इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं और बाकी बचे कुछ अमाउंट से क्या होता है सर? अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब देख लो, हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल्स टू, वही तो मैंने कहा था, जो आपने हीट ऐड करी सिस्टम में इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी और बाकी अमाउंट से क्या हो जाएगा सर? वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, और वो सब चीजें यहाँ पे लिख के रखी हैं। DQ का मतलब क्या होता है, DU का मतलब क्या होता है और DW का मतलब क्या होता है। ठीक है, हो गया पूरा फंडा क्लियर? यस सर, पूरा फंडा क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, चलिए
अब बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दस डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू का मतलब होता है सप्लाइड एनर्जी टू द सिस्टम, ठीक है। दिस इंक्रीजेस पार्टली द इंटरनल एनर्जी, और बाकी बचे हुए हिस्से से क्या होता है, वर्क डन हो जाता है। जो भी आपने सिस्टम पे एनर्जी हीट सप्लाई करी है ना, उससे पहले इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगा, उसके बाद बाकी बचे कुछ हिस्से से सिस्टम जो है वो वर्क करके देगा आपको, ठीक है। एज द इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम इज अ स्टेट वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम जो है ना वो एक स्टेट वेरिएबल होता है, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी गैस की हम बात करते हैं, उसका इनिशियल प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, ठीक है। अब इसको अपन ने कंप्रेस करा तो प्रेशर वगैरह सब चेंज हो गया होगा। मान लिया प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर हो गया T2, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने इसको और किसी और स्टेट पे लेके चले गए, जहां पे प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम हो गया V3, टेम्परेचर हो गया T3, ठीक है। अब अगर इसको अपन यहां से यहां ले गए, यहां से यहां ले गए, अब अगर अपन सिस्टम को वापस से ऐसे लेकर के आते हैं, जब वो प्रेशर P1 पे आ जाए, वॉल्यूम V1 पे आ जाए, टेम्परेचर T1 पे आ जाए, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये दरअसल एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज बेसिकली अ साइक्लिक प्रोसेस। इसमें जिस स्टेट वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे कहानी की शुरुआत की गई थी, उसी स्टेट वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे ला करके कहानी को अपन खत्म भी कर देते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। यहां पे देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन टेंपरेचर, देयरफॉर देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एज वेल, ठीक है। डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी सर, 0 के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है सर। ओके, डन 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 डन। तो एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं ना इसके बियॉन्ड। यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, ठीक है। निपटाओ उसको, आगे आ जाओ। साइन कन्वेंशन की जरा बात कर ले यहाँ पे। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, आपको तीन चीजों पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है। पहला फोकस करना पड़ता है डी क्यू के ऊपर, फिर फोकस करना पड़ेगा डी यू के ऊपर, फिर फोकस करेंगे डी डब्ल्यू के ऊपर। तो डी क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, when heat is added to the system, ठीक है। when heat is added to the system, when heat is added to the system, ठीक है। अगर आपने सिस्टम को हीट दे दी तो फिर वहां पे dq हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से हीट बाहर निकाल ली तो फिर dq हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो when heat is रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, या फिर व्हेन हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। जब सिस्टम से हीट बाहर निकाल लिए, व्हेन हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, तब जाकर के डी क्यू अपने पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगला मसला क्या होता है सर, अगला मसला होता है डी यू के ऊपर। तो डी यू का मतलब होता है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है सर। ये पॉजिटिव नेगेटिव के पीछे का मसला क्या होगा, जरा गौर करते हुए चलना। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस एंड डी यू बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। और अगर इसमें ऐसा होता है कि इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे देन इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो मतलब डी यू कैसा हो जाएगा अपने पास में, नेगेटिव। बोलो हाँ कि ना, पूरा फंडा क्लियर है सर, पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, डी क्यू हो गया, डी यू हो गया। अब आते हैं डी डब्ल्यू के ऊपर। डी डब्ल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, डी डब्ल्यू जो है सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा। तो अगर ऐसा होता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क करते हो ना, तो यहां पे वर्क डन को नेगेटिव मानते हैं, क्यों। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन नेगेटिव क्यों है, बिकॉज यहां पे सिस्टम पे वर्क करना मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम नेगेटिव, वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव, तो वर्क नेगेटिव, ठीक है। और यहां पे था वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब अपन करते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। अब अपन करते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, जरा गौर करो, डी डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम में गैस में होता है एक्सपेंशन, डीवी हो जाता है पॉजिटिव, और डी डब्ल्यू भी क्या हो जाता है सर, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये तीनों फंडे अपने दिमाग में पूरे सुप्रीम तरह से क्लियर आउट हो चुके होंगे मेरे ख्याल में। ये था फर्स्ट वाला पैरामीटर, ये था सेकेंड वाला पैरामीटर, और ये था अपने पास में थर्ड वाला पैरामीटर। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। ये तीनों के तीनों साइन कन्वेंशन दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा खेल चलता है। यस सर, क्लियर हो चुका है पूरा फंडा। निपटाते हैं इसको यहां से।
अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिख के रखी हुई है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे था अपने पास में टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी होती है इंटरनल एनर्जी की। आप इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसकी पूरी बात यहाँ पे लेकर के रखी हुई है। ओके सर, डन। अब आते हैं एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर। सपोज 300 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। नाउ इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो वो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो वो वर्क है नेगेटिव हो जाएगा। इज डन ऑन अ सिस्टम एंड 70 कैलोरी ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड। तो पहली बात, सिस्टम से हीट बाहर निकाल ली गई है तो माइनस हो जाएगा। इट इज एक्सट्रैक्टेड, तो कितना एक्सट्रैक्ट किया, 70 कैलोरी। तो एक कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल, तो आप इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 42 इंटू 7। तो 42 इंटू 7 कितना होगा, 280 और 294, ठीक है। तो माइनस का 294 जूल के बराबर हो जाएगा। अब क्या बोला है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी डब्ल्यू एंड डी क्यू। तो ये डी डब्ल्यू की वैल्यूज मैंने बता दी विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, डी क्यू की वैल्यू बता दी विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अब बस डी यू की बात करनी है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि हम लोग जानते हैं, वो ये होता है डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहां से डी यू जो हो जाएगा ना अपने पास में, वो क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस का क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। ये अपन बिल्कुल सही कर रहे हैं क्या सर, बिल्कुल सटीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डी यू इज इक्वल्स टू, भाई साहब डी क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 294 है, और माइनस में डी डब्ल्यू कितना अपने पास में सर, ये प्लस का 300 है। जब सॉल्व आउट करोगे ना जब सॉल्व आउट करोगे ना तो 6 जूल के बराबर आपका आंसर हो जाएगा। डन डना डन डन, ठीक है। बोलो आया कि नहीं पूरा फंडा क्लियर। यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। निपटा दे इसको, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट से प्रोसेस के ऊपर। 4 तरह के, वैसे बेसिकली 5 तरह के होंगे प्रोसेस, लेकिन पहले वाले 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। अब सर इसको कैसे फिगर आउट करना है, मैं चारों की इक्वेशंस क्लियर करता हूं। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन टेंपरेचर, तो यहां पे उसकी वजह से डेल्टा यू जो है ना वो हो जाएगा 0 के बराबर। बिकॉज इंटरनल एनर्जी में चेंजेस तभी आएंगे जब टेंपरेचर में आएंगे चेंजेस, ठीक है। अगर टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब एक बार देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस वाले केस में ऐसा कैसे हो गया। आइसोथर्मल था, इसका मतलब क्या था, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन टेंपरेचर, तो नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो अब क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू तो 0 है, तो अपने पास क्या बचेगा, डी डब्ल्यू बचेगा। उसके बाद क्या होता है सर, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे प्यारी बात क्या होती है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउड। तो अगर एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो 0 के बराबर है तो डी क्यू 0 के बराबर हो जाएगा, तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है सर। उसके बाद क्या आता है सर, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस को अपन आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस भी कहते हैं, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डीवी या डेल्टा वी जो है ना वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, डी क्यू इज इक्वल टू वैसे भी क्या होता है सर, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, बोलो हाँ कि ना। तो डी यू को रहने देना ऐसे का ऐसा ही, और डी डब्ल्यू क्या होता है सर, पी इंटू डी वी, ठीक है। अगर आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस था तो वहां पे चेंज इन वॉल्यूम इज 0, तो चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 है तो यहां पे आपको समझना पड़ता है कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या बचेगा सर, डी यू के बराबर, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या बचेगा, डी यू के बराबर। और आइसोबारिक में कुछ नहीं है, नॉर्मल सा जो अपन स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे का वैसा है। साइक्लिक प्रोसेस में अगेन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 0 हो जाएगा, तो आइसोथर्मल जैसी इक्वेशन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर भी बन जाती है। बोलो हाँ कि ना। ये वाला पूरा फंडा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। चलिए सर, ओके, डन डन डन। अब आते हैं मेयर्स फॉर्मूला के ऊपर। तो मेयर्स फॉर्मूला जो होता है ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रिलेशन होता है विद द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, ठीक है। अब जरा अपन ध्यान देते हैं, पहले अपन फोकस करते हैं इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये अपन डेरिवेशन कर रहे हैं मेयर्स फॉर्मूला का, ठीक है। तो जब अपन फोकस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस पे तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सर, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, बोलो हाँ कि ना। तो यहां से डी यू जब निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, बोलो हाँ कि ना। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे तो ये डी यू था ना, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू क्या होगा, देखो m अपने पास में 1 के बराबर है, उसको छोड़ दो। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आता है यहाँ पे अपन आइसोथर्मल नहीं, अपन पहले बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर।
उसके बाद अपन बात करेंगे फिर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो जब कांस्टेंट प्रेशर वाले पे बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, उसके बाद डीटी आ जाएगा और माइनस का रहेगा डीडब्ल्यू। बोलो हाँ कि ना भाई। जो हीट है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम एस इंटू टी। मास तो वो 1 ले लिया, एस का मतलब स्पेसिफिक हीट जो कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर सीपी ले लिया, और टी का मतलब टेम्परेचर, उतने पे छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू सी पी डी टी और dw को अपन कर देंगे pdv के बराबर। ठीक है, तो दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है। ठीक है, ये था कांस्टेंट प्रेशर पे। अब अपन गेम खेलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर तो अपना हो चुका, अब अपन गेम खेलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो आप समझें कि जो भी आपने हीट सप्लाई करी है dq, वो क्या हो जाएगा सर, du प्लस dw के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये नया प्रोसेस है तो उसको मैं डैश लगा रहा हूं, तो du डैश du डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq डैश माइनस क्या हो जाएगा, dw डैश। ठीक है, तो du डैश इज इक्वल टू dq डैश में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt माइनस क्या हो जाएगा सर, pdv के बराबर हो जाएगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम में तो dv तो जीरो होने वाला है, कांस्टेंट वॉल्यूम में dv तो जीरो होने वाला है, तो du डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cv dt और माइनस वो जीरो हो चुका है पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, बस और बस इक्वेट करना है फर्स्ट एंड सेकंड को। क्यों करना है इक्वेट, बिकॉज ये साइक्लिक प्रोसेस था। और दूसरी बात क्या होती है यहाँ पे कि जितना चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर वाले में करवाया गया, उतना ही चेंज इन प्रेशर, उतना ही चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में करवाया गया। अब अगर दोनों ही प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम अमाउंट से ही चेंज होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर दोनों प्रेशर, अगर दोनों कंडीशंस में, दोनों ही प्रोसेस में अगर चेंज इन टेम्परेचर सेम रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बिल्कुल सेम रहने वाली है। ठीक है, तो यहां का निकल गया, यहां का निकल गया, बस और बस इक्वेट मारना है और कुछ नहीं करना है। बस और बस इक्वेट मारना है और कुछ नहीं करना है। तो यहां पे अपने पास में क्या बचने वाला है, cpdt माइनस का आएगा pdv और यहां पे आ जाएगा cvdt। यस सर, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। तो cp माइनस का cv dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, p इंटू dv। ठीक है, तो Cp माइनस CV इंटू क्या हो जाएगा सर, dt, और PdV क्या होता है सर, R इंटू dt के बराबर होता है PdV। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, dt से dt निपट जाएगा, तो यहां पे इवेंचुअली अपने पास में Cp माइनस का CV इज इक्वल्स टू R के बराबर। Cp माइनस का CV इज इक्वल्स टू R के बराबर, और ये हो जाएगा अपने पास में मेयर्स फॉर्मूला का प्रॉपर डेरिवेशन। भाई डेरिवेशन भी करवा दिया वन शॉट के अंदर, बोलो हाँ कि ना, आया समझ के नहीं भाई। जितना टेम्परेचर चेंज करवाया था कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन पे, उतना ही टेम्परेचर चेंज करवाया था कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन पे। तो सिंस दोनों ही प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज सेम था, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी का चेंज भी सेम रहेगा। इसलिए अपन ने एक बार चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला, और उसके बाद अपन ने चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला, और दोनों को मैं इक्वेट कर पाया बिकॉज वो इक्वल है, बिकॉज सेम चेंज इन टेम्परेचर हुआ था। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन, मेयर्स फॉर्मूला इज ऑल डन टू यू। चले सर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आते हैं अपन यहाँ पे थोड़े बहुत क्या है, मशीन्स के ऊपर आ गए हैं। पहले आ गए हैं हीट इंजन के ऊपर। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि एक सोर्स होगा, सोर्स से वो हीट लेगा, वर्किंग सब्सटेंस, उसके बाद कुछ वर्क करने वाला है। ये इसका बेसिक फंडा होता है। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स इज बेसिकली अ सेटअप विच इज मेंटेन्ड एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो सोर्स इज बेसिकली अ सेटअप विच इज मेंटेन्ड एट अ हाई टेम्परेचर। सोर्स इज बेसिकली अ सेटअप विच इज मेंटेन्ड एट अ हाई टेम्परेचर। और ये कितने टेम्परेचर पर मेंटेन्ड होगा सर, ये मेंटेन्ड एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ T1। ठीक है, ये रहेगा अपने पास में सोर्स। उसके बाद में अपने पास क्या रहेगा, सिंक। तो सिंक इज बेसिकली अ सेटअप सिंक इज बेसिकली अ सेटअप विच इज मेंटेन्ड एट अ लो टेम्परेचर। सिंक इज बेसिकली अ सेटअप विच इज मेंटेन्ड एट अ लो टेम्परेचर। और ये कितने टेम्परेचर पे मेंटेन्ड होगा सर, सिंक इज बेसिकली मेंटेन्ड एट अ लो टेम्परेचर ऑफ T2। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ना, वो सोर्स से हीट लेगा और सिंक में हीट भेज देगा, जो कि रिजेक्टेड हीट होती है, जो वेस्टेज होता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ। सोर्स की और सिंक की दोनों की थर्मल कैपेसिटी इनफिनाइट है। इसका मतलब सोर्स से मैं कितनी भी हीट ले लूं, सोर्स का टेम्परेचर कम नहीं होगा, और सिंक को मैं कितनी भी
भी हीट दे दूं उसका टेम्परेचर राइज अप नहीं होगा। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर आउट है। ठीक है, चलिए Q1 का मतलब क्या होता है सर? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब। यहां पे क्या होता है ना, वर्किंग सब्सटेंस जो है, आप इसमें एरोस पे जरा फोकस करिएगा। ये ब्लॉक डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हीट इंजन के वर्किंग को समझने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस जो होता है ना, वो एक सोर्स नाम की वस्तु होगी, जिसका मतलब उसका हॉट रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका काम ही है सिस्टम को हीट देना। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है उसने सोर्स से हीट ले ली। कितने अमाउंट की हीट ले ली सर? Q1 अमाउंट की हीट ले ली। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ना, ये जो उसने हीट कैप्चर करी है सोर्स से, उसके वो दो काम करेगा। पहली बात तो क्या है, कुछ एनर्जी इंक्रीज होती है, उसके बाद कुछ वर्क करेगा। तो जो वर्क करेगा, दिस इज बेसिकली द वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज, ये देखो एरो बाहर निकल रहा है ना, इसका मतलब वर्क इज नॉट डन ऑन द सिस्टम, इनफैक्ट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम ने वर्क कर दिया है ना, तो आप इस वर्क को लेते हैं पॉजिटिव। अगर सिस्टम ने वर्क कर दिया है तो फिर आप इस वर्क को क्या लेके चलेंगे सर? पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, एब्सोल्युटली पॉजिटिव। और उसके बाद क्या होता है कि भाई Q1 लिया, कुछ वर्क कर दिया, उसके बाद बाकी बचे कुछ हिस्से से क्या है कि वो सिंक को भेज दिया हीट की, जा ऐश कर। ठीक है, तो ये जो हीट थी ना सिंक, वो Q2 वो चली गई है सिंक में। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्टीमेटली दिस इज बेसिकली अ साइक्लिक प्रोसेस। सर ये साइक्लिक प्रोसेस कैसे है? जब ये वर्किंग सब्सटेंस ने एक हॉट रिजर्वायर मतलब सोर्स से हीट को कैप्चर करा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा। क्या बोला मैंने? जब वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से हीट को कैप्चर करा तो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन एट द सेम टाइम भाई ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, क्या इसने हीट को गैदर कर लिया है? ठीक है, क्या अपने पास होगा कि नहीं मैं किसी को हीट सप्लाई नहीं करूंगा? क्या ऐसा करा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं करा है। वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से हीट तो ले ली, टेम्परेचर बढ़ तो गया, लेकिन उसके बाद ही वर्किंग सब्सटेंस ने इससे वर्क भी कर दिया है और सिंक को हीट दे भी दी है, तो इससे इसका टेम्परेचर कम भी तो हो जाएगा। तो जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना ही टेम्परेचर कम भी हो गया, तो देयरफॉर साइक्लिक प्रोसेस हो गई ना भैया। क्या बोला मैंने? जितना टेम्परेचर राइज हुआ सोर्स से हीट लेने के बाद, उतना ही टेम्परेचर गिर भी गया सिंक को हीट देने के बाद, वर्क डन करने के बाद। ठीक है, तो अल्टीमेटली साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे क्या चीज होने वाली, जरा गौर करना अच्छे से। Q1 क्या होता है? तो Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1 केल्विन। Q1 क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट जो अब्सॉर्ब करी है। Q2 क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट जो कि वर्किंग सब्सटेंस ने सिंक में रफा दफा कर दी है, भेज दी है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, वर्क क्या होता है? वर्क इज नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, ओके सर, डन। अब इसमें क्या होता है ना, आप इसके निकालते हैं हीट इंजन की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी वैसे बेसिकली क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। ठीक है, तो पहले अपन एक काम करते हैं, dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw कर लेते हैं, ऑल फॉर हीट इंजन। यार देखो, हीट में क्या मसला है? जो आया वो पॉजिटिव, Q1 इज पॉजिटिव, और जो गया वो नेगेटिव। तो Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। du का मतलब क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, du 0 हो जाएगा। और वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग, सॉरी, वर्क इज डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस ऑन द सराउंडिंग, तो वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, तो वो एब्सोल्युटली पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो देयरफॉर आप क्या कह देंगे? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? Q1 माइनस Q2। ठीक है, क्या बोल देंगे सर? वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? Q1 माइनस Q2। अब अपन जब बात करते हैं यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन की, तो आप हमेशा ना एफिशिएंसी आप किसी भी मशीन की निकालेंगे ना, तो वो आउटपुट अपॉन इनपुट के तौर पे ही निकलती है। ठीक है, अब हीट इंजन का आउटपुट क्या है कि सर हीट इंजन ने कितना वर्क करा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज द आउटपुट, और इसका इनपुट क्या है? तो हीट इंजन ने कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करा। तो भाई W अभी अपन निकाल चुके हैं, क्या आ चुका है सर? Q1 माइनस Q2 अपॉन नीचे क्या आ चुका है सर? Q1 आ चुका है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा सर? Q2 बाई Q1 हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, दिस बिकम्स द थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ऑफ एन हीट इंजन, ये सारी बातें अपन किसके बारे में कर रहे हैं सर? ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड ओनली अबाउट अ हीट इंजन। All these things are discussed about an heat engine. ठीक है,
तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ब्लॉक डायग्राम तो मैं आप लोग को दिखा ही चुका था, उसमें कोई दो राय तो नहीं है सर, पूरा फंडा बकायदा पूरा क्लियर है ना सर? ओके, डन 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 डन। आगे बढ़ जाएं। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो आपसे गुजारिश है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है? हर एक चीज क्लियर अप करवा रहा हूं भाई, और अगर मजा आ रहा है, लग रहा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो भाई लाइक तो करते हुए चलो ना, उसमें कंजूसी है यार, लाइक करते हुए चलो। Okay, thermal efficiency of a heat engine is defined as the ratio of output upon input. Output was the work done and input was the amount of heat, ठीक है? तो work done per cycle by the engine to the total, अच्छा input क्या है? Amount of heat absorbed, कितनी heat absorb करी वो उसका input था, ठीक है? अब आते हैं रेफ्रिजरेटर पे, जो कि हीट इंजन के ठीक ऑपोजिट में काम करेगा। कैसे ऑपोजिट में काम करेगा भाई? पहले इसको लिख ही लेना, ठीक है? It works opposite to heat engine. इट वर्क्स ऑपोजिट टू हीट इंजन। जैसे हीट इंजन काम करता है ना, उसके ऑपोजिट मैनर में काम करेगा। जैसे हीट इंजन काम करता है ना, उसके ऑपोजिट मैनर में काम करेगा अपने पास में क्या? रेफ्रिजरेटर, ठीक है? सर कैसे, जरा ध्यान देंगे। यहां पर भी वही तीन कंपोनेंट्स हैं। सोर्स है विच इज मेंटेन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर T1, एक सिंक है मेंटेन एट अ वेरी लो टेम्परेचर T2, और वर्किंग सब्सटेंस होने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सर? यहां पर भी वही तीन कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जरा गौर करेंगे। हीट इंजन सोर्स से हीट लेता था, ठीक है? यहां पे हीट इंजन, सॉरी, यहां पे जो वर्किंग सब्सटेंस है ना, वो सोर्स को हीट दे रहा है। हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस सिंक को हीट देता था, लेकिन यहां पे सिंक से हीट ली जा रही है, तो Q2 अमाउंट की हीट जो है वो रिसीव की जा रही है। एक और चीज, हीट इंजन जो था ना, दैट वाज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, लेकिन रेफ्रिजरेटर में वर्क इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है? यहां पे सराउंडिंग वर्क कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस पे, सब कुछ पूरा उल्टा पुल्टा हो चुका है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो क्या होता है। जैसे रेफ्रिजरेटर में स्विच को आपने ऑन किया ना, तो वहां पे सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है? जैसे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस होगा तो अंदर का माहौल जो है ना, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो बेसिकली इट्स लाइक वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है? अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एब्सोल्युटली वर्क इज डन बाय द गैस, है ना? बट अगर कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस। तो अब जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो वहां पे सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस होते हैं फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर। जैसे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस हुआ, इट्स लाइक वर्क इज डन बाय द गैस। अगर गैस ने वर्क कर दिया तो गैस हो जाएगी ठंडी, और जब गैस ठंडी हो जाएगी ना, तो जो फूड स्टफ रखा है रेफ्रिजरेटर के अंदर, कंपैरेटिवली वो गर्म रहेगा, और गैस ठंडी हो गई है, तो क्या होता है कि अब फूड स्टफ से क्या होता है, हीट किसको मिलती है? ये एक्सपेंडेड गैसेस को हीट मिलती है। तो धीरे धीरे क्या है, वो गैसेस जो है हल्की सी गर्म होती है, लेकिन वो अभी इतनी गर्म नहीं हो गई है कि बाहर के सराउंडिंग में वो हीट फेंक सके। तो क्या होता है कि धीरे से ना इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कुछ वर्क किया जाता है गैसेस के ऊपर, जिससे कि गैसेस का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। तो जो एक्सपेंडेड गैस है ना, इसने पहले जो खाने का आइटम रखा है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, उससे हीट कैप्चर करी, इसका टेंपरेचर हल्का सा बढ़ गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई ने और इसके ऊपर एनर्जी लगा दी और इसके ऊपर वर्क कर दिया, इससे गैस का टेंपरेचर और बढ़ जाएगा, और जब गैस का टेंपरेचर और बढ़ जाएगा तो सराउंडिंग के टेंपरेचर से ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण गैस जो है वो अपनी हीट को बाहर लिबरेट कर देगी सराउंडिंग में। अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि सर जो फूड स्टफ रखा था ना, उससे हीट तो बाहर एक्सट्रैक्ट कर ली गई है, फिर वो सराउंडिंग को दे के रख दी है, ठीक है? तो अल्टीमेटली जो फ्रिज के अंदर खाने का आइटम रखा हुआ है ना, उससे तो हीट एक्सट्रैक्ट करके सराउंडिंग को भेज दी ना, उसकी हीट चली गई ना, वो ठंडा हो गया ना, बस मसला खत्म, ठीक है? वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो अब जरा, अच्छा, नेचुरल टेंडेंसी जो होती है ना हीट की, वो होती है कि टू फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है? ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। लेकिन अगर आपको इसके ऑपोजिट काम करवाना है, इफ यू वांट हीट टू फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेंपरेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट हायर टेंपरेचर, तो ये कार्यक्रम सिर्फ तभी हो पाएगा जब कुछ एक्सटर्नल वर्क किया जाएगा सिस्टम के ऊपर। इलेक्ट्रिकल सप्लाई वही तो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो, गैसेस और गर्म हो जाती हैं और फिर हीट को बाहर सराउंडिंग में लिबरेट कर देती हैं। अरे बोलो हाँ कि ना, शर्माओ मत, जल्दी बताओ क्या आप लोग को ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सर बकायदा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर? एक और चीज, ओके इसको आप प्यार से हीट पंप भी कहते हैं, ठीक है? रेफ्रिजरेटर को आप हीट पंप भी कहते हैं। तो एन आइडियल रेफ्रिजरेटर कैन बी रिगार्डेड एज अ हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। सही बात थी सर, जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी। दस इन अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग सब्सटेंस वुड अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सिंक Q2 एट लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट अ लार्जर अमाउंट ऑफ हीट टू द सोर्स एट टेम्परेचर T1, ठीक है? और ये सब काम जो है ना, ये बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के नहीं हो सकता। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि वर्किंग सब्सटेंस ना, मतलब हीट
हीट ले रहा है फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर और हीट दे रहा है टुवर्ड्स अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, तो ये नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो ना, तो नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट अगर आप हीट को ट्रांसफर करवा पा रहे हो तो ये बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंसी यहाँ पे क्या है सर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई इटसेल्फ इज द एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच इज डूइंग द वर्क, ठीक है। आई बात समझ, ओके। इन अ रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस यूजुअली इज इन द गैसियस फॉर्म, गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं, वही जो मैंने आपसे कहा ना, वो इसके स्टेप्स यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। पहले स्टेप में क्या बात हो रही है, एक्सपेंशन होगा गैसेस का, तो गैसेस जाएंगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिससे गैसेस ठंडी पड़ जाएंगी और गैसेस कन्वर्ट हो जाएंगी वेपर लिक्विड मिक्सचर में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो मिक्सचर था ना, वो सारे के सारे फूड स्टफ से जो गैस थी ना, जो हीट थी ना, वो अब्सॉर्ब कर लेगा। उसके बाद वेपर, अब जब गैस जब हीट को अब्सॉर्ब करेगी ना, जब वेपर हीट को अब्सॉर्ब करेगा तो फिर वो दरअसल इसलिए हो पा रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिकल सप्लाई थी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई के बिना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप हीट को सप्लाई कर लो, हीट को ट्रांसफर कर लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो हीटेड वेपर्स है ना, ये रिलीज कर देंगे हीट टू द सराउंडिंग और ब्रिंगिंग बैक टू द इनिशियल स्टेट, तो ये भी पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ये भी पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, बस यहाँ पे था कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई की नीड यहाँ पे आपको पड़ जाती है और पूरा हीट पंप के रिवर्स ऑर्डर में काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एफिशिएंसी है ना, इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। यहां पर जो एफिशिएंसी है इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कैसे आप इसको मेजर करेंगे सर, सेम फंडा होता है कि भैया आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। इस रेफ्रिजरेटर का आउटपुट क्या है ये तुम्हारा फूड स्टफ है, ठीक है। जितनी ज्यादा हीट वहां से निकाल लिया जाएगा उतना अच्छा रेफ्रिजरेटर है, तो जितनी ज्यादा हीट निकाल लेगा मतलब Q2, तो ज्यादा Q2 ज्यादा आउटपुट, कम Q2 कम आउटपुट, तो आउटपुट है Q2 के बराबर, इनपुट क्या है, कितना सप्लाई लगाना पड़ा, तो आउटपुट इज Q2, इनपुट इज W, बोलो हाँ कि ना, ये है आउटपुट इज Q2 और इनपुट अपने पास में क्या है सर, W के बराबर। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका है सर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कैसे आप इसमें वर्क की बात करोगे, एनर्जी की बात करोगे, सब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। चले भाई जरा कहानी में आगे बढ़ जाएं, यस सर बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट अपॉन इनपुट तो Q2 अपॉन W के बराबर हो चुका है, ठीक है। अब जरा देखना क्या होता है ना कि DQ वैसे भी क्या होता है सर, DU प्लस DW के बराबर होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है सर इसके अंदर। अब क्या होता है जरा DQ की बात कर लेते हैं, तो DQ में जरा गौर करना क्या होता है, Q2 आ रहा है तो पॉजिटिव और Q1 जा रहा है तो निगेटिव, ठीक है। Q2 आ रहा है तो पॉजिटिव और Q1 जा रहा है तो निगेटिव, साइक्लिक प्रोसेस में तो DU 0 हो जाता है। और DW मतलब वर्क की बात कर लेते हैं, तो वर्क में यहाँ पे क्या हो रहा है सर, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वो अपने पास में कैसा हो जाएगा सर, नेगेटिव। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो अपने पास क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो Q2 माइनस का Q1 इज इक्वल्स टू माइनस का W। अब एक काम करेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। फिर अपन ने यहाँ पे डिवाइड मार दिया किससे, Q1 से, तो Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और उसके बाद जो Q2 अपॉन Q1 आपको दिख रहा है ना, वो T2 अपॉन T1 के बराबर है। कैसे है सर, देखिए Q इज इक्वल्स टू MST होता है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। दैट इज द ओनली फंडा, और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। आ गया पूरा फंडा समझ, यस सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन कार्नोट साइकिल के ऊपर। तो ये कार्नोट साइकिल क्या होता है, एक ऐसा एक आइडियल साइक्लिक ऑपरेशन साइकिल है, ठीक है। आइडियल साइकिल फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। दिस इज अ आइडियल इंजन, दिस इज एन आइडियल इंजन फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इंटेंशनली अपन डेलिबरेटली अपन ट्राई कर रहे हैं कि साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे बना दिया जाए इस चीज को, ठीक है। अब देख क्या होता है, ये अपने पास सेटअप होता है, इसमें चार चीजें होती हैं। पहले अपने पास आइडियल गैस है जो कि अपने पास होता है वर्किंग सब्सटेंस, उसके बाद एक सोर्स होता है, एक इंसुलेटिंग पैड होता है, एक सिंक होता है, ठीक है। इंसुलेटिंग पैड कंप्लीटली आइडियाबैटिक, सोर्स कंप्लीटली आइसोथर्मल, यहाँ पे आप इससे हीट ले सकते हो। आइडियल गैस को अगर मैंने इसके ऊपर रख दिया तो ये सोर्स जो है उसको हीट दे सकता है। उसके बाद सिंक, अगर आपने आइडियल गैस को सिंक के ऊपर रख दिया, अगर ये हाई टेम्परेचर पे है तो सिंक को हीट दी जा सकती है, ठीक है। और इंसुलेटिंग पैड पूरा का पूरा प्रोसेस को आइसोलेट कर देता है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे खास बात क्या है कि ये सारी की सारी जो वॉल्स है ना, यहाँ पे ये साइड से पूरा आइडियाबैटिक होता है,
ये पिस्टन भी पूरा एडियाबैटिक होता है, बस ये जो बेस है ना वो कंडक्टिंग बेस होता है, ताकि यहां से हीट ली जा सके, हीट दी जा सके वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ओनली अ परफेक्टली कंडक्टिंग बेस और बाकी साइड से पूरा का पूरा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि पहले आप रख देते हो, इसका प्लेसमेंट देखो कैसे होता है, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, जरा ध्यान देना इसके ऊपर अच्छे से। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, जरा अच्छे से फोकस किया जाए तब मजा आता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, तो सर इसका बेसिकली 4 प्रोसेस का होता है, ठीक है। पहले आप रख देते हो ऑन द सोर्स, ठीक है। पहले आप जो वर्किंग सब्सटेंस है ना उसको आप रख देते हो ऑन द सोर्स। जैसे आपने ऑन द सोर्स रखा ना, तो यहाँ पे होता है पहली बात तो द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और जैसे आपने वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स पे रखा तो भाई साहब गर्मी लगी, और उससे क्या होता है कि गैसेस जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप इसको प्लेस कर देते हो ऑन द इंसुलेटिंग पैड। जैसे आपने प्लेस करा ऑन द इंसुलेटिंग पैड तो वहां पे क्या होता है सर, एडियाबैटिक, ठीक है। जैसे आपने प्लेस करा ऑन द इंसुलेटिंग पैड तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, एडियाबैटिक। और यहां पर भी एक्सपेंशन ही होता है, यहां पर भी क्या होता है सर, एक तरह से एक्सपेंशन ही होता है। बिकॉज जैसे आपने वर्किंग सब्सटेंस को जैसे आपने वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के ऊपर रखा ना, तो सोर्स ने उसको हीट दे दी, गैसेस फट से एक्सपैंड करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब उस एक्सपैंड होती हुई गैस को आपने फट से उचका करके, उस एक्सपैंड होती हुई गैस को आपने फट से उचका करके पैड पे रख दिया, तो गैस तो एक्सपैंड हो ही रही थी, ठीक है। जैसे आपने आइडियल गैस को सोर्स पे रखा तो सोर्स ने उसको हीट दी। अब जरा गैस बंद करके सोचो भाई, इतनी हीट मिल रही है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, ठीक है। अब ऐसे एक्सपैंड होती हुई गैस को जैसे आपने इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया, एक्सपेंशन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन बट नाउ द एंटायर प्रोसेस इज एडियाबैटिक, क्योंकि इंसुलेटिंग पैड था तो एडियाबैटिक। एक्सपेंशन तो अभी भी हो रहा है बट एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब हो गया एक्सपेंशन, अब रख दो ऑन द सिंक, ठीक है। अब रख दो ऑन द सिंक, तो सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर। अब रख दो ऑन द सिंक, तो सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर। तो अब क्या होगा कि एक्सपेंशन तो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब करना पड़ेगा कंप्रेशन, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू मेक इट अ साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर एक्सपेंशन करवा दिया है तो अब कंप्रेशन करना पड़ेगा जस्ट टू रीच द सेम स्टेट। तो अब करेंगे अपन यहाँ पे एक्सपेंशन, और कहाँ पे रखा है, सिंक पे रखा है। आप उसको हीट दे पा रहे हो ना, तो मतलब हीट का एक्सचेंज तो हो पा रहा है ना, मतलब आइसोथर्मल है। और साइक्लिक प्रोसेस बनाने के चक्कर में अब इस दफा एक्सपेंशन नहीं है, इस दफा कंप्रेशन है, ठीक है। इस दफा कंप्रेशन है। और उसके बाद ऑन द सिंक तो हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, चौथा जो प्रोसेस देखो, सोर्स पे रखा, इंसुलेटिंग पैड पे रखा, सिंक पे रखा, फिर वापस से अपन कहां रख देंगे उसको, इंसुलेटिंग पैड के ऊपर, ठीक है। इंसुलेटिंग पैड पे रख दोगे तो ऑन द पैड, ऑन द इंसुलेटिंग पैड जैसे आप इसको रखोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा सर, एडियाबैटिक है, क्योंकि इंसुलेटिंग पैड का यहाँ पे काम ही है प्रोसेस को एडियाबैटिक बनाना। और यहाँ पर आपको जबरदस्ती कंप्रेशन ही करना पड़ेगा। एक्सपेंशन तो अब होने से रहा, जब सोर्स से हीट मिली थी तब हुआ था एक्सपेंशन, अब तो सिर्फ कंप्रेशन ही कंप्रेशन है, ठीक है। ये 4 प्रोसेस से आपका जो गैस है ना वो होता हुआ गुजरता है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ कहाँ रखना है अपने को, पहले सोर्स पे रखना है, फिर सिंक, फिर पैड पे रखना है, फिर सिंक पे रखना है, फिर वापस से अपन को इंसुलेटिंग पैड के ऊपर ला करके रख देना है इसको, ठीक है। यह सब पूरा मसला क्लियर हो चुका है। अब जरा ध्यान देना एक बहुत ही प्यारी सी बात के ऊपर, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, दैट इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन। इस बात को कहीं अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि द एरिया इंक्लोज्ड, क्या है सर, द एरिया इंक्लोज्ड बाय द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, द एरिया इंक्लोज्ड बाय द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। द एरिया इंक्लोज्ड बाय द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन। अगर एक्सपेंशन है तो वर्क इज डन बाय द गैस, अगर कंप्रेशन है तो वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है, ये वाला मसला पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए सर, अब जरा ध्यान देंगे अपन यहाँ पे। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस था ना उसको यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, और उसके बाद में इंसुलेटिंग पैड क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बेसिक रिक्वायर्ड थ्योरी है, 3 एसेंशियल पार्ट्स हैं, सोर्स ऑफ हीट, ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद सिंक जो कि लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन्ड होता है, और वर्किंग सब्सटेंस जिसको कि हीट मिलने वाली है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि इत्मीनान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है सर। ओके, डन 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 डन। अपार्ट फ्रॉम दीज एसेंशियल पार्ट्स देयर इज अ परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड ऑफ पैड ऑन विच द सिलेंडर कैन बी प्लेस्ड, ठीक है सर। वो मतलब अगर ये नहीं होगा ना,
अगर इंसुलेटिंग पैड नहीं होगा ना तो आप एडियाबेटिक प्रोसेस को फुलफिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एडियाबेटिक बनाने के लिए अपने को चाहिए 4 स्टेजेस क्या होते हैं कार्नोट साइकिल के, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसो कंप्रेशन, एडिया कंप्रेशन। वही तो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। और कहां कहां पे ऑर्डर क्या है प्लेसमेंट का, पहले सोर्स पे रखो, फिर पैड पे रखो, फिर सिंक पे रखो, फिर पैड पे रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब ना एफिशिएंसी पे आते हैं कार्नोट साइकिल की, लेकिन पहले जरा इसका पूरा अपन एक बार सेटअप तो देख लें, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होने वाली है, ग्राफ कैसे इसका बनने वाला है, ठीक है। तो पहले कहां कहां पे रखा हुआ है भाई, यहां बताया था ना कि पहले आप रखोगे कहां पे सर, इसको सोर्स पे रखेंगे, ठीक है। तो सोर्स पे रखने से क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस यहां पे होने वाला है। 2 मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। और एक और बड़ी प्यारी बात होती है, पता है क्या, देखो हम तो जानते हैं सर कि कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव है तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा, एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव है तो एरिया भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जब साइक्लिक प्रोसेस आता है ना पूरा, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो साइक्लिक कर्व बनाया ना उसका एरिया निकाल लो, वही वर्क के बराबर होता है, अभी प्रूफ भी कर देंगे अपन, ठीक है। तो पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है सर, इट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, प्रेशर वगैरह जो है ना, ये प्रेशर देखो, वॉल्यूम की वैल्यू क्या रही होगी V1, प्रेशर की वैल्यू क्या रही होगी P1, ठीक है। और ये पूरा काम चल गया होगा तुम्हारा एट टेम्परेचर T1 पे, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा काम चल गया होगा एट टेम्परेचर T1 पे, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस था तो फिर टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है। दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर क्या होता है इसके बाद में सर, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऐसा होता है सर, ये इतना स्टीप कर्व बनता है क्या, अरे बिल्कुल भाई, स्लोप में क्या सिखाया था, वही सिखाया था ना कि आइसोथर्मल में स्लोप कम होता है, एडियाबेटिक का स्लोप काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो दूसरा प्रोसेस था ना, ये था एडियाबेटिक एक्सपेंशन का स्लोप, ठीक है, प्रोसेस। दिस इज ऑल अबाउट एडियाबेटिक एक्सपेंशन, दिस इज ऑल अबाउट एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान देना इसके ऊपर, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, तो वॉल्यूम था V1 P1, अब ये वॉल्यूम कहां तक पहुंच गया है सर, वॉल्यूम हो गया है V2, प्रेशर हो गया है P2, लेकिन टेम्परेचर सेम बना हुआ है सर। टेम्परेचर सेम क्यों बना हुआ है, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस था, दैट्स वाई टेम्परेचर जो अपने पास में सेम बना हुआ है T1 के बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, अब जहां पे आप पहुंच गए हो ना, वो तीसरा स्टेट है, वॉल्यूम यहाँ पे V3 है, प्रेशर यहाँ पे P3 है, और सिंस अब जो प्रोसेस को फॉलो किया गया था दैट वाज नॉट आइसोथर्मल, भाई यहाँ से यहाँ तक द प्रोसेस वाज आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर सेम मेंटेन रहा, लेकिन अब जो एक्सपेंशन हुआ था दैट वाज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, टेम्परेचर इस दफा कम हो गया होगा। तो टेम्परेचर कितना हो गया सर, चेंज तो हो गया टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर को मैं बोलता हूँ चलो T2 हो गया, ठीक है। अब क्या होता है तीसरा प्रोसेस सर, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। अब जो तीसरा प्रोसेस है सर वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो कुछ इस तरह से आप करवाएंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा, और जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा ना तो वॉल्यूम अपने पास में कितना हो जाएगा V4, प्रेशर कितना हो जाएगा P4, और टेम्परेचर क्या रहेगा सर, देखो आइसोथर्मल का प्रोसेस यूज किया है यहाँ पे, तो टेम्परेचर अपने पास में T2 के बराबर ही रहेगा, टेम्परेचर अपने पास में T2 के बराबर रहेगा। आइसो एक्सपेंशन, एडिया एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या होगा सर, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यहां पे क्या होगा सर, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या होगा क्या होगा क्या होगा सर, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और उसके बाद क्या होगा, जरा गौर करना, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो चुका है, उसके बाद होता है सर एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। कुछ इस तरह से यहां पर ये हो जाएगा सर एडियाबेटिक कंप्रेशन, क्या हो जाएगा सर, एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ तो फिर टेम्परेचर चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आइसो एक्सपेंशन, एडिया एक्सपेंशन, आइसो कंप्रेशन, और ये अपने पास में था सर एडियाबेटिक कंप्रेशन बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है। तो भाई क्या होता है ना, मेरी बात सुनते हुए चलना अच्छे से, जो टोटल वर्क होगा ना, जो टोटल वर्क होता है ना वो होता है, देखो एक्सपेंशन का यहाँ पे जो वर्क डन था वो अपने पास पॉजिटिव रहा होगा,
ये वाला वर्क भी पॉजिटिव रहा होगा, W3 नेगेटिव रहा होगा और W4 नेगेटिव रहा होगा। तो वर्क डन पहले वाले का पॉजिटिव है, वर्क डन एक्सपेंशन दूसरे वाले का भी पॉजिटिव है, वर्क डन कंप्रेशन का नेगेटिव है, वर्क डन कंप्रेशन का नेगेटिव है। ठीक है, तो टोटल वर्क जो होता है ना भाई, जरा ध्यान देना, बहुत ही प्यार से ध्यान देना, जो टोटल वर्क डन होता है ना, दिस इज इक्वल्स टू एरिया इंक्लोज्ड। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू द एरिया इंक्लोज्ड बाई ABCD। नाम कुछ रख दूं क्या इसका मैं? सर नाम अपन कुछ रखते हैं इसमें, बेहतरीन सा नाम रखते हैं, A रख दो, B रख दो, अच्छा एक सेकेंड, A से कर्व तो पहले B पे गया था ना, A रख दो, B रख दो, C रख दो, उसके बाद में फिर D रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर अपने पास में, कहाँ 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 कहाँ, तो एरिया इंक्लोज बाई कर्व्स ABCDA। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा आपके दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ गया होगा। मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट फुर्ती में। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन भी हो चुका है सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यस सर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अपन, ओके एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट मैकेनिकल वर्क डन पर साइकिल बाय द गैस टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड पर साइकिल, जो कि हमेशा होता है, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है एज पर द एफिशिएंसी। तो ये रहेगा अपने पास में इसका पूरा डिटेल्ड आंसर। बोलो हाँ कि ना, क्लियर हो गया पूरा फंडा? सर बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। सेकेंड लॉ में आपसे इस बारे में बात की जाती है कि क्या क्या चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उसको अपन लॉ के फॉर्म में आपके सामने रख देते हैं। तो दिस फिनोमेना, अच्छा एक सेकेंड, दिस प्रिंसिपल व्हिच डज नॉट अलाउ सर्टेन फिनोमेना कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड एज सेकंड लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हीट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ सब्सटेंस एट हायर टेम्परेचर टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर, और हीट इसके रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकती बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के मदद के। ठीक है सर, अब एक्सटर्नल एजेंसी की मदद का मतलब क्या होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में हुआ था, रेफ्रिजरेटर में एब्सोल्युटली सिंक से हीट ली जा रही थी विच वॉज एट लोअर टेम्परेचर, और सोर्स को हीट दी जा रही थी विच वॉज एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, ये कारनामा कैसे हो गया था, बिना इलेक्ट्रिकल सप्लाई के ये कारनामा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। ठीक है, चलिए अदर टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर, पहला होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा होता है द क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, इनको देख लेते हैं, उसके बाद ही चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। आ जाओ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई ऐसा हीट इंजन बना लो जो कि सारी की सारी हीट जो उसने अब्सॉर्ब करी है उसको पूरा वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, बिकॉज जितनी हीट आपने अब्सॉर्ब करी उसका अगर आपने पूरा का पूरा वर्क ही कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब 100% एफिशिएंसी हो गई है, और 100% एफिशिएंट कोई मशीन नहीं हो सकती है, थोड़ी बहुत तो हीट सिंक में जाएगी ना यार। तो इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन व्हिच वुड अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर एट हाई टेंपरेचर एंड कन्वर्ट 100% ऑफ इट इनटू द वर्क डन, मतलब हैविंग 100% एफिशिएंसी, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट, इट इज इंपॉसिबल टू डिजाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। ठीक है, ऐसा कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन अपन डिजाइन ही नहीं कर सकते जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के सप्लाई के, जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के नीड हेल्प के हीट को ट्रांसफर करना शुरू कर दे फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर। अगर आप हीट को सप्लाई करना चाहते हो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टुवर्ड्स अ हायर टेम्परेचर बॉडी, तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। बिना एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प के, बिना एक्सटर्नल एजेंसी के एड के आप कभी हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, मुश्किल है बहुत, मतलब पॉसिबल ही नहीं। इट इज इंपॉसिबल टू डिजाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच विल ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। ये है अपने पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दोनों फॉर्म, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और द क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, हो गया। इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन थर्मोडायनेमिक्स का, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, फंडे, डेफिनेशन, सारी की फीचर्स, साइन कन्वेंशंस सब क्लियर कर दिए हैं, ग्राफ के साथ साथ, स्लोप के साथ साथ, वर्क के साथ साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें
आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा सारे वीडियोस के कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है, जो कि हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर आपको इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।